बिल्कुल ही कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीएच टेक के प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूं। आज का इस वेबिनार का मकसद, जैसा कि टॉपिक से आपको क्लियर हो गया होगा, कि हम जितनी भी हमारे कंजम्पशन है जिंजर की, वो सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो जिंजर की प्रोडक्शन है वो कमर्शियल लेवल पे ज़ीरो है। किचन गार्डनिंग में कुछ लोग इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अलावा हम जिंजर की प्रोडक्शन अपने मुल्क में नहीं कर पा रहे। हम तकरीबन 81,000 टन जिंजर बाहर के मुल्कों से दरामद करते हैं, जिसकी वैल्यू 111 मिलियन यूएस डॉलर बनती है, जो कि अगर पाक रुपीस में देखा जाए तो तकरीबन 33 बिलियन रुपीस बनती है। तो अगर हम अपने मुल्क में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें तो हम अपना ये जो इंपोर्ट बिल है इसको कम कर सकते हैं, या इवन के ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसके कामयाब ट्रायल प्रोडक्शन के इसके किए जा चुके हैं, कल्लर कहार में, फैसलाबाद में और इस्लामाबाद में। और आरी ने इसके लिए सबसे पहली वैरायटी जो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड वैरायटी है, आरी जिंजर 2023 के नाम से डेवलप की है, और वो सक्सेसफुली 14 से 15,000 उसके जो टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं वो फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं आरी ने। तो इसी वेबिनार के इस पस मंजर में हमने जो आरी के साइंटिफिक ऑफिसर हैं मिस्टर आमर लतीफ़ साहब, जो 5 से 6 साल से इस पे काम कर रहे हैं, इसकी कामयाब प्रोडक्शन पे और उसकी वैरायटीज पे, उनको हमने इस वेबिनार में इनवाइट किया है कि वो गाइड करें हमारे जो करंट फार्मर्स हैं, अगर कोई इस पे काम कर रहे हैं, या जो पोटेंशियल फार्मर्स हैं उनको, कि इसको हम कैसे कामयाबी से फ्यूचर में अपने मुल्क में भी इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अभी हमारे सीईओ साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, वो भी फिर थोड़ा सा ब्रीफ देंगे, लेकिन उससे पहले मैं खावर साहब को इनवाइट करता हूं कि वो थोड़ा सा पीएच टैग के मैंडेट के बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वेबिनार का जो मकसद है वो जाफर साहब ने सभी लोगों को बता दिया है। मैं थोड़ा सा पीएचडीसी के बारे में बता दूं। हमारा जो इदारा है ये फार्मर्स, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स की गाइडेंस के लिए इस तरह की जो कैपेसिटी बिल्डिंग वेबिनार्स हैं या वर्कशॉप्स हैं या सेमिनार्स हैं वो मुनक्कद कर रहा है। इसमें हमारी जो पोर्टफोलियो क्रॉप्स हैं वो मुख्तलिफ हॉर्टिकल्चर फल और सब्जियां जिसको हम लोग बोलते हैं वो हैं। उसमें जिंजर भी हमारी पोर्टफोलियो क्रॉप है। जिंजर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, और हम अपनी जो लोकल हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट 100% जिंजर इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम पाकिस्तान को खुद कफील बना सकें। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर अगर क्लाइमेट वेदर की बात करें तो हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हर वो चीज है जिसमें हम लोग जिंजर की कामयाब काश्त कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि हम पाकिस्तान के अंदर इसकी पैदावार इतनी कर लें कि हम खुद कफील हो सकें, और अल्लाह करे कि हम इसकी पैदावार को बढ़ा के एक्सपोर्ट भी एक दिन कर सकें। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने आज का ये वेबिनार मुनक्किद किया है। इसके अलावा हम लोग जो बाकी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें गार्लिक है, जिसमें पोटैटो है, अनियन है, सब्जियों में खास तौर पे टमाटो है, और फलों में हमारे पास एप्पल है, मैंगो है, सिट्रस है, चेरीज हैं, डेट्स हैं। हम लोग इनके ऊपर भी इसी तरह के वेबिनार्स और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कर रहे हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें। हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे अपकमिंग जितनी एक्टिविटीज हैं उनकी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को आप लोग सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। आपको डेली एक्टिविटीज, अपकमिंग एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हम लोगों ने कर ली हुई है उनकी सारी की सारी डिटेल्स, जो एक्टिविटीज हमने कर ली हुई है उनकी रिकॉर्डिंग और जो आने वाली हैं उनका शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। तो मकसद यही है कि हम लोग फार्मर्स को जितना गाइड कर सके वो करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होती है लेकिन फार्मर तक पहुंचती नहीं है। हमारे एकेडमिया ने, हमारे रिसर्च के इदारों ने, जिस तरह अभी जाफर साहब ने बताया कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में, जो कि मदर इंस्टीट्यूट है सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का पंजाब लेवल पे,
उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मुख्तलिफ फल और सब्जियों की रिसर्च में। अभी उन्होंने रिसेंटली एक वैरायटी जो पहले उसके ऊपर रिसर्च की और उसके कामयाब ट्रायल किए, फिर उसको अभी रिसेंटली उन्होंने अप्रूव या रजिस्टर्ड करवा लिया हुआ है 2023 के नाम से, जिंजर आरी 2023 के नाम से, जिससे हमें ये लग रहा है कि हम लोग शायद आने वाले वक्त में खुद कफील हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी सिलसिले में हमने अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो कंसर्न हमारे एक्सपर्ट हैं उनको आज तकलीफ दी है कि वो आके जो भी उनकी रिसर्च इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग उसको समझते हुए उसको उन उन एक्टिविटीज को, उन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए और उस प्रोडक्ट को, उस वैरायटी को अपने पास लगा के इसकी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकें। तो हमारे साथ जी आमिर लतीफ साहब हैं आरी से। मैं अब उनको तकलीफ दूंगा कि वो एक तो ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दें और प्रेजेंटेशन शेयर कर लें, और फिर डिटेल में हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको गाइड करें कि हम लोग जिंजर की कामयाब काश्त पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं। ओवर टू आमिर लतीफ साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी टू फॉर लेट। बेसिकली जो ये मुझे टॉपिक दिया गया है कि जिंजर की कल्टीवेशन, उसको कैसे हमने सक्सेसफुली ग्रो करना है ताकि जो इंपोर्ट का एक ह्यूज बर्डन पाकिस्तान के ऊपर है उसका हमने कैसे उसका सब्स्टिट्यूट देना है। तो मेरा पूरा नाम आमिर लतीफ़ है और मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आगे सेक्शन है उसके अंदर। तो हम तकरीबन 2012 से मैं इस अदारे में काम कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा मास्टर्स है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, और 2011 में मैंने वहाँ कंप्लीट किया और 1 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, और 2012 से ऑनवर्ड फिर मैं आरी का जो पार्ट हूँ। तो जिंजर पे पिछले 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर इसकी डेवलप की है जो पाकिस्तानी क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए, और उसके साथ साथ हमने लोकल इसमें एक वैरायटी रिसेंटली जिसको पंजाब सीड काउंसिल ने अप्रूव किया है वो रिलीज़ की है। और उसके साथ साथ हम फार्मर को इसके टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं नॉमिनल चार्जेस के लेके। तो पिछले 2 साल से हम प्लांट्स फार्मर को दे रहे हैं। तकरीबन 10,000 के करीब प्लांट्स हमने 2 सालों में फार्मर को प्रोवाइड किए हैं। इस साल भी प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री के अंदर, और फरवरी मार्च जो इसका सीज़न होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह प्लांट्स देंगे। तो मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। तो ये होस्ट डिसेबल स्क्रीन शेयरिंग ज़रा कर दें इनेबल, जाफर साहब। जी जी आमिर साहब अलाउ कर दिया मैंने, प्लीज शेयर कीजिएगा। हेलो जी आमिर साहब अलाउ कर दिया मैंने स्क्रीन शेयर, काइंडली जाफर शेयर साहब, स्क्रीन कीजिएगा। शेयरिंग इधर से अलाउ है इनेबल जी। नहीं है। जी आमिर साहब अभी मैंने अलाउ कर दिया है, आप अब कीजिएगा, हो जाएगी शेयर। जाफर साहब मेरी बात सुन रहे हैं आप? हेलो जी जी आपकी आवाज जी आ रही जी, है आमिर थैंक यू। साहब। जी जी सेट के से हमने शेयर कर दिया यहाँ से, आपको ना अलाउ कर दिया है स्क्रीन शेयर, अभी कीजिएगा, हो जाएगी शेयर। आमिर साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? आमिर साहब शायद कोई डिस्कनेक्ट हो गए, आ गए अभी। आमिर साहब आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है, बात आ रही है। जी आप स्क्रीन शेयर करें जी, यू कैन शेयर नाउ, आपको अलाउ कर दिया है हमने। जी थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू।
जी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर हाई यील्ड ऑफ जिंजर टू सब्स्टिट्यूट द इम्पोर्ट। जी, इस पे हम देखेंगे आज के जिंजर को कैसे सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है और कैसे अच्छी यील्ड ली जा सकती है, ताकि ये जो एक ह्यूज बर्डन हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर है, इसको हमने कैसे कर्टेल करना है। बेसिक इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये प्लांटी ट्रेक्योफाइटा इसका फाइलम है, क्लास लियोप्सिडा है, इस तरह ऑर्डर पूरा इसकी क्लासिफिकेशन है। तो टेक्निकली नेम इसका जिंजिबर ऑफिसिनेल और जिंजिब्रेसी फैमिली है। इस फैमिली से जो हमारी हल्दी की क्रॉप है वो इसी खानदान से उसका तल्लक है। टॉर्च एक अदरक होता है उसका भी है, जो इलायची छोटी बड़ी दोनों इसी खानदान से इनका तल्लक है, जिंजिब्रेसी फैमिली से। अरबिक नेम जंजबील के नाम से है, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। इंग्लिश नेम जिंजर है और हमारे उर्दू में अदरक कहते हैं इसे। और ओरिजिन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया, जो इंडिया का हमारा एरिया है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। हर्बेशियस प्लांट है, पीरियनियल ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसको एनुअली ग्रो करते हैं, यानी कि साल में एक फसल इसकी ली जाती है। लेकिन इसको छोड़ देंगे तो सर्दी में इसके पत्ते जहाँ पे फ्रॉस्ट है उससे खत्म हो जाएंगे, लेकिन राइजोम इंटैक्ट रहेगा सॉइल के अंदर। और जैसे ही फिर उसको दोबारा मौसम मिलेगा तो वो रीग्रोथ भी इसकी हो जाती है। तो ये साला साल चल सकता है अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस दे दी जाए। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो इसका स्टेम है वो अंडरग्राउंड, जो अदरक हम खाते हैं वो बेसिकली इसका स्टेम है, यानी ज़ेरे ज़मीन तना की एक किस्म है जिसे राइजोम कहते हैं। तो जो अदरक हम खाते हैं बेसिकली वो तना है इसका अदरक का। और जो ऊपर हमें इसके पत्ते नजर आते हैं या तना नजर आता है वो उसे सूडो स्टेम कहते हैं, कि वो स्टेम तो है लेकिन असली स्टेम नहीं है। असली स्टेम वो जो हम खाते हैं। लीव्स इसके नैरो ग्रीन होते हैं, फ्लावर इसके स्टीराइल होते हैं। मतलब इस पे पहली बात तो ये है कि फ्लावरिंग इस पे जल्दी होती नहीं है, बहुत फेवरेबल कंडीशन मिले तो फिर इसको इसमें फ्लावरिंग आती है, अदरवाइज नॉर्मली ये फ्लावरिंग इस पे नहीं होती। तो अगर इस पे फ्लावरिंग आ भी जाए तो फ्लावर इसका स्टीराइल होता है, जिसकी इंडिकेशन फिर इसकी ये है कि इसको वेजिटेटिवली प्रोपिगेट किया जाता है। वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करने का मतलब ये है कि ये जो बीज से ही लगता है, जैसे हमारे गंदम का, चने का, इन सारी चीज़ों का सीड होते हैं, ऐसे सीड नहीं है, बल्कि ये जो इसका स्टेम का पोर्शन है आलू की तरह, जैसे वो ट्यूबर्स, आलू ट्यूबर भी एक ज़ेरे ज़मीन तने की एक किस्म होती है। तो उस आलू की तरह इसके खाने वाले अदरक के पार्ट से ही इसको ग्रो किया जाता है। तो सीड से इसको दुनिया में कहीं भी ग्रो नहीं किया जाता। उसे एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, लोग करते हैं, लेकिन उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। पहली बात तो सीड बनाना मुश्किल है, बन जाए तो उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। तो लिहाजा इसको वेजिटेटिवली प्रोपिगेट किया जाता है। अदरक जो खाने वाली है उसको छोटे पीसेस में, आगे पूरा तरीका इस पे हम बात करते हैं। हाइट की बात करें तो ये जो शार्ट स्टेचर वैरायटीज होती हैं वो 2 फीट हाइट तक जाती हैं, और कुछ ऐसी वैरायटीज भी हैं जो टाल ग्रोइंग है, लाइक हमारी चाइनीज जो रीजन की वैरायटीज होती हैं वो 4 फीट तक हाइट भी अटेन कर लेती हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में। ये अब इसकी फाइंडिंग्स हैं, पूरी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं कि इसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, और बहुत सारी जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इससे मेडिसिन बनाई जाती हैं, और ये बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट इफेक्टिव है। कॉमन यूजर्स की बात करें तो ये हमारे इंडो पाक जो एरिया है, कोई भी ऐसी या हमारी डिश नहीं होती, सालन नहीं होता जिसमें इसको शामिल नहीं किया जाता। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मी में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रेगुलर जो स्पाइस है। तो इसके साथ साथ इसके एसेंशियल ऑयल भी इस्तेमाल होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। जिंजरोल इसमें से एक्सट्रैक्ट करके और उसको यूज़ किया जाता है। और इसी तरह ये मुख्तलिफ जो बेवरेजेस हैं उसके अंदर फ्लेवर एजेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी कन्फेक्शनरीज में अचार, चाट, और ये फोक रेमेडी के तौर पे इंडो पाकिस्तान, चाइना में इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल यूजेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो इसका रोल है कि ये बड़ा ही एक इफेक्टिव है। जब हम बात करते हैं जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी मोबिलिटी की, यानी मोटिलिटी की, कि वो जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है तो जिंजर कंज्यूम करने से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है, मतलब फौरी इसमें इफेक्ट होती है। फिर अगर फटीग हो जाए तो लेमन और ब्लैक सॉल्ट के साथ इसको इस्तेमाल करें तो जो नोजिया, वोमिटिंग टाइप कंडीशन होती है वो भी होती है। फिर बॉडी के अंदर ओवरऑल ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है, और इसके साथ साथ जो ये खांसी
या सर्दियों में अगर कोई जो अमराज होते हैं, नज़ला जुकाम, उसमें इफेक्टिव। जी, प्रोडक्शन टॉप 10 प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इंडिया 22 लाख टन की प्रोडक्शन के साथ सर फहरिस्त है। उसके बाद नाइजीरिया पिछले सालों में तीसरे नंबर पे होता था, तो ये 2021 के डाटा में ये नाइजीरिया ने इंडिया को चाइना को जो है क्रॉस करके दूसरे नंबर पे आ गया, और चाइना तीसरे नंबर पे है। इसी तरह नेपाल जो है, फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, कैमरून, जापान और श्रीलंका। तो ये टॉप 10 कंट्रीज जिंजर में। बाकी थोड़ा थोड़ा जहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर है जिन कंट्रीज के अंदर, उस वहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है। तो ग्लोबल एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो 2 लाख हेक्टेयर के करीब है, और प्रोडक्शन उसकी 22 लाख टन के करीब है। और यील्ड की बात करें तो 10.8 टन पर हेक्टेयर यील्ड है इंडिया की। नाइजीरिया के अंदर जो एरिया चाइना से ज़्यादा लगता है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल यील्ड टन पर हेक्टेयर की बात करें तो नाइजीरिया की 8.8 टन उनकी एवरेज है, और चाइना की इंडिया के मुकाबले में है 10.7 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से। पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड डाटा है वो नेग्लिजिबल एरिया है, 0.006 थाउजेंड टन जो है ना वो हेक्टेयर्स हैं, और जिसमें प्रोडक्शन जो है वो 0.004 थाउजेंड टन्स के हिसाब से है। आगे एक स्लाइड में मैं डिटेल इस पर बात करते हैं। और इसी तरह ये नेग्लिजिबल वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वो भी 10.8 टन्स पर हेक्टेयर है। इंपोर्ट की बात करें पाकिस्तान में, जैसे शुरू में भी बात हुई कि पाकिस्तान अपनी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो सारी इंपोर्ट से पूरी करता है अदरक के हवाले से, और लगभग ये हमें कोई 80 से 90 हज़ार टन एक साल में चाहिए होता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, और इतना हम इंपोर्ट करते हैं। और 2020-21 का डाटा देखें तो 15,000 मिलियन के करीब हमारा इसमें ज़र मुबादला खर्च हुआ, और 76,000 टन के करीब हमने अदरक इंपोर्ट किया। और इससे पिछले साल 93,000 टन अदरक इंपोर्ट हुआ 19-20 में, और उसकी मालियत भी 15,000 मिलियन के करीब बन रही है। इसी तरह ये अब $100 मिलियन से ओवरऑल हम बात करें तो ये ज़्यादा की हमारी एक साल की इंपोर्ट है अदरक की। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, लोकल प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये ऐसे ही बढ़ती जा रही है जो पिछले काफ़ी अरसा से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एरिया इसकी प्रोडक्शन निगलिजिबल है, 0.01% कह सकते हैं, जो भी बिल्कुल रासा डाटा हमारे पास मौजूद है। तो 6 हेक्टेयर टोटल लगते हैं पाकिस्तान में। डाटा रिपोर्ट जो हमारा FAO स्टैट भी इसको रिपोर्ट करती है, और प्रोडक्शन 4 टन है। और यील्ड टन पर हेक्टेयर की बात करें तो ये केजी में मैं कहूँ तो 660 केजी पर हेक्टेयर, और एकड़ में निकालें तो 270 केजी पर एकड़ बनती है, जो कि इसके सीड रेट से भी 4 गुना कम है। अच्छा जी, अब कौन सी आइडियल कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो अदरक के लिए फेवरेबल हैं, या जिनके अगर हम कहें कि ये कंडीशन जहाँ पे मीट करें तो वहाँ पे अदरक को अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो उसमें रेनफॉल आइडियल की अगर हम बात करें 2500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर सालाना एवरेज अगर एनुअल रेनफॉल है, तो वहाँ पे आइडियल कंडीशन ये नीचे तीनों जो हैं वो ऑटोमेटिकली मीट हो जाती हैं, जिसमें टेम्परेचर 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70% के करीब रहती है। सॉइल पीएच की बात करें तो 5.7 से 6.5। तो ये रिसर्च स्टडी के मुताबिक ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर ये आइडली अवेलेबल हों तो जिंजर को विदाउट स्पेशल केयर जो एक्स्ट्रा शेड के बगैर, या जहाँ पे ये एनवायरमेंटल कंडीशन मौजूद होंगी, इसको ओपनली कल्टीवेट किया जा सकता है। तो 15 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पे इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, 32 से ऊपर इसकी जो हीट का इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और नमी अगर जितनी 70% से नीचे ड्रॉप करती जाएगी तो उतना ही इसकी क्रॉप इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बाकी सॉइल पीएच की बात करें तो स्लाइटली एसिडिक जो सॉइल की पीएच है वो इसके लिए
आइडियल होती है। रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल जिंजर कल्टीवेशन इन पाकिस्तानी क्लाइमेट के अंदर हम कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। अब जो पिछली 4 कंडीशंस की बात हो रही है, तो ये आइडली पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, तो ये बिल्कुल भी ये कंडीशन आइडली नहीं है। तो इसी होता है मोस्टली इन फैक्टर्स के करीब जो है ना वो वहाँ की इन्वायरमेंट होती है, और जिसमें इसमें जितने करीब इन फैक्टर्स के करीब इन्वायरमेंट होगी उतनी अच्छी प्रोडक्शन होगी। अब पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में सबसे पहले हमें टनल इसके लिए चाहिए होगा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जिसके अंदर मौजूद हो, और शेडिंग नेट ऊपर रिक्वायर्ड है। तो आगे डिटेल में हम इस पे जाएंगे कि ये कैसे इसको ग्रो कर रहे हैं। अब सोइंग टाइम की बात न करें तो जिंजर को सोइंग इसकी तब आइडियल टाइम होता है जब आपका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर स्टेबल हो जाए, नाइट टेम्परेचर स्पेशली। मसलन फरवरी मार्च के अंदर, 15 फरवरी के बाद जो हमारा ये पंजाब का, स्पेशली सेंट्रल पंजाब, यहाँ टेम्परेचर 15 फरवरी के बाद 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त आइडियल टाइम होता है कि इसकी सोइंग कर दी जाए। लेकिन जितनी हमारी ये पोठोहार का रीजन है या हमारी लो हिल्स हैं, तो वहाँ इसका टेम्परेचर जाके मार्च में स्टेबल होता है। तो फरवरी नॉर्मली वहाँ ठंडा निकल जाता है, तो वहाँ मार्च से लेके फिर अप्रैल के एंड तक आइडियल टेम्परेचर होता है कि आप इसको वो सो कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी के पास कंट्रोल कंडीशन है जर्मिनेशन करवाने के लिए, तो वो 22 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे टेम्परेचर पे अगर इसको रखें, तो जो है ना इसकी जर्मिनेशन आइडियल होती है। यानी कि अगर हम कहें कि नंबर ऑफ जो टिलर्स हैं वो भी अच्छे होते हैं, और टिलर का साइज भी अच्छा होता है। वो जो स्प्राउट है उसका साइज और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी है, इस पे आती है। अब इसमें समटाइम ये होता है, आप टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे, जर्मिनेशन थोड़े दिनों में हो जाएगी, लेकिन वीक स्प्राउट्स निकलेंगे। अगर इससे टेम्परेचर लो रखेंगे तो दिन ज़्यादा लेगी, और स्प्राउट जो है वो कदरे मोटा होगा, लेकिन वो दिन इतने ज़्यादा होते हैं समटाइम उसमें रॉटनिंग भी आ जाती है। 15 से नीचे टेम्परेचर पे अगर जर्मिनेशन के लिए लगा देंगे तो बीज गल जाएगा, और जर्मिनेशन पुअर होगी या ना होने के बराबर होगी। तो थंब रूल ये है कि विंटर जैसे ही ख़त्म होता है और टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर स्टेबल होता है किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे इसको ग्रो किया जा सकता है। सिवाय जो हमारी हाई हिल्स हैं, जहाँ पे बर्फबारी और इस तरह के एरियाज होते हैं, तो वहाँ चूँकि हमारी सर्दी लेट ख़त्म होती है और आगे फिर सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है, इसको स्पैन नहीं मिलता। तो उसको 8 से 10 महीने का स्पैन चाहिए होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पोठोहार का रीजन और जो हमारे जो लो हिल्स हैं और जो हमारे प्लेन्स हैं, इसके अंदर इसको ग्रो किया जा सकता है। लैंड प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले चीजल प्लो से जो इसकी हार्ड पैन को सॉइल की ब्रेक कर लेना बहुत फ़ायदेमंद रहता है जब वहाँ पे अपनी जिंजर ग्रो करना है। तो 2 से 3 प्लोइंग्स इसकी की जाती हैं, और बाद में उसको प्लैंकर सुहागा चला के 2 से 3 हल चलाने के बाद सुहागा चला के उस पर लेवल कर लिया जाता है। और 50 टन यानी 12 से 15 बड़ी ट्रॉली जो हैं फार्म यार्ड मैन्योर की या गोबर की गली सड़ी खाद की फी एकड़ के हिसाब से इसके लिए चाहिए होती हैं। इसमें ख्याल ये रखा जाना चाहिए कि जो गोबर की खाद है वो वेल रॉटन हो, मतलब अगर उसकी डिकम्पोजिशन अच्छी होगी तो उस पे जो है ना बाद में जो क्रॉप पे इफेक्ट नहीं आएगा। अगर कच्ची गोबर की खाद डाल दी जाएगी तो क्रॉप पे इफेक्ट आता है, समटाइम डिजीजेज आ जाती हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और समटाइम ये होता है कि अगर उसकी डिकम्पोजिशन पहले नहीं हुई प्रॉपर, तो सॉइल के अंदर आके जब फार्म यार्ड मैन्योर की या गोबर की खाद की डिकम्पोजिशन शुरू होती है तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करना शुरू कर देती है, नाइट्रोजन कंज्यूम करना शुरू कर देती है, जिससे पौधे को खाद नहीं मुयसर होती। वो खाद जो है वो अपनी डिकम्पोजिशन के अंदर जो गोबर की खाद है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिससे फिर पौधे के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है और समटाइम मोर्टिलिटी भी हो जाती है।
सोलराइजेशन ऑफ सॉइल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है अगर कर लिया जाए। इसमें किया ये जाता है कि कोई 1 से 2 महीने के लिए सॉइल को पॉलीथीन शीट से, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया जाता है। यानी ये ऑर्गेनिक मैटर आपने डाल लिया, इसको अच्छे से सॉइल अपनी तैयार कर ली, तो उसके बाद आप उसको पॉलीथीन शीट से कवर कर दें 1 से 1.5 महीने के लिए। उससे ये होगा कि जो सॉइल के अंदर डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं वो बड़ी हद तक तल्फ हो जाते हैं, और उससे बाद में जो क्रॉप के ऊपर प्रेशर है पैथोजेंस का, पेस्ट्स का, वो बहुत कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जो कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने से रह जाता है, वो भी अंदर टेम्परेचर राइज करने से उसकी डिकम्पोजिशन अच्छी हो जाती है। ये फार्म यार्ड मैन्योर ज़्यादा डालनी है, ज़्यादा से ये है कि बिल्कुल सॉइल को इतनी ज़्यादा डालें कि कवर कर दें, लेकिन ये बात माइंड में ज़रूर रखनी है कि टाइम, मतलब सफिशिएंट टाइम होना चाहिए सोइंग का और फार्म यार्ड मैन्योर की एप्लीकेशन का। कम से कम 2 से 3 महीने पहले आप गोबर की खाद डालेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। समटाइम ये होता है कि सोइंग से अगर जस्ट या कुछ दिन पहले अगर फार्म यार्ड मैन्योर डाली जाए तो क्रॉप के ऊपर इफेक्ट आता है, और उस सूरत में ज़्यादा आता है जब जो फार्म यार्ड मैन्योर है वो प्रॉपर उसका गले सड़ने का अमल या डिकम्पोजिशन का अमल प्रॉपर ना हुआ हो। सीड रिक्वायरमेंट जी, कितना सीड चाहिए होता है 1 एकड़ के लिए अदरक के लिए, तो वो 900 kg से लेके 1000 kg तक इसकी सीड रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए जो हेल्दी राइजोम्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, मतलब ग्रेडिंग की जाती है कि जिनके अंदर बज़ाहिर कोई गलाव नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, और वो देखने में फ्रेश राइजोम्स हैं, उनको उनको अलग कर लिया जाता है। फिर उनको छोटे पीसेस में ब्रोक कर लिया जाता है, यानी कि उसको 2 से 3 जिसके अंदर आइज, पोटेंशियल आइज हों, तो उन छोटे पीसेस में ब्रेक करने के बाद फिर उसको 2 से 3 दिन के लिए ड्राई कर लेते हैं शेड के अंदर। तो ड्राई करने का मकसद ये होता है कि जहाँ से आपने अदरक को काटा है वहाँ पे उसकी हार्डनिंग हो जाए। अगर हम उसको काटने के फौरन बाद सोइंग कर देंगे, पानी लगाएंगे, तो वहाँ रॉटनिंग के चांसेस और जो पैथोजन की इन्फेस्टेशन है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्डनिंग कर लेंगे तो नेचुरल हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, उससे ये होता है कि जो हमारा राइजोम है क्योर्ड हो जाता है, और फिर उस पर जो इन्वायरमेंटल या सॉइल के अंदर जो पैथोजन है वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं करते। तो उसके बाद फिर सीड ट्रीटमेंट की जाती है। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इसको सोइंग में सैंड के अंदर इसकी सोइंग कर दी जाती है। ये ऐसे कोई तरपाल नीचे बिछा के आप उसको ड्राई कर सकते हैं शेड के अंदर ही। कोई दरख्त के शेड साया भी हो सकता है, या कोई बरामदे के अंदर आप कर सकते हैं। डायरेक्ट धूप से इसको बचाएं, फिर समटाइम जर्मिनेशन अगर धूप ज़्यादा हो इफेक्ट होती है। जिंजर सीड ट्रीटमेंट, हाँ जी, इसकी सीड की ट्रीटमेंट, सीड राइजोम्स की, वो डिफरेंट पैथोजेंस हैं, उनसे सीड को बचाना सोइंग से पहले बहुत ज़रूरी है। और उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात करें तो 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और मैंकोजेब ये भी 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और बेंजियोथायाजोलिनोन ये बैक्टीरिसाइड है। पहले दो जो हैं वो ये मैंकोजेब फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड है मेनली, लेकिन बैक्टीरिया को भी स्प्रेस करता है। और बेंजियोथायाजोलिनोन प्योरली बैक्टीरिसाइड है। ये 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से तीनों जो ये ज़रिए अद्वियात हैं इनका सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें 10 से 15 मिनट के लिए सीड राइजोम्स को डिप करना है, और फिर 12 से 24 घंटे के लिए या 1 दिन रफली आपने उसको ड्राई करना है शेड के अंदर। फिर नेक्स्ट डे सीड आपका रेडी है सोइंग के लिए। सैंड में सोइंग कैसे करनी है, ज़्यादा कोई मुश्किल तरीका नहीं है। प्री स्प्राउटिंग सैंड में करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि पॉपुलेशन जो हमारी है वो इससे हम मैक्सिमम इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लगाएंगे, हमें नहीं पता होता है कि ये जो सीड है इसकी जर्मिनेशन जो है, क्योंकि इसकी 25 से 30 दिन जर्मिनेशन ले जाता है। तो सम टाइम अगर आप डायरेक्टली लगा देंगे तो गैप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे ओवरऑल क्रॉप की यील्ड और क्रॉप की जो ग्रोथ है वो मुतासर होती है। क्योंकि एक जब पॉपुलेशन पूरी होती है एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनता है सॉइल का, प्लांट कैनोपी का, तो वो नहीं बन पड़ता, जिससे फिर
मतलूबा नतीजे हासिल नहीं होते। तो सैंड की लेयर लगाई जाती है 2 से 3 इंचेस की, नीचे बिछाते हैं, वो आगे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर अदरक के सीड की लेयर लगा देते हैं, और उसकी सिंगल लेयर लगाने के बाद फिर उसको 1 इंच सैंड के साथ ऊपर से कवर कर देते हैं। और फिर उसको स्प्रिंकलिंग करके सोइंग के फ़ौरन बाद जो ये सम टाइम पाइप के आगे फुहारा मिल जाता है वो लगा लेते हैं, और उससे फिर वो शावरिंग सिस्टम के तहत पानी देते हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्म जो पानी वो जाता है। अगर आप फ्लड करेंगे तो किसी जगह ज़्यादा लग जाएगा, किसी जगह पानी खड़ा हो जाएगा, किसी जगह पहुंचेगा ही नहीं, तो उससे फिर जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। तो स्प्रिंकल करके शावर करके पानी देना है, और फिर बाद में सैंड को वेट रखना है। मसलन अगर आपने एक दिन पानी दिया, अगले दिन अगर सॉइल वेट है तो पानी ना दें, सैंड वेट है। नॉर्मली अगर हल्का पानी डेली देते रहेंगे फरवरी मार्च में तो वो सफिशेंट होता है। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने हर टाइम सॉइल को वेट रखना है, ओवर इरीगेट नहीं करना और ना ही सूखने देना है। नॉर्मली 25 से 30 दिन अदरक लेता है स्प्राउटिंग के लिए। मेथड लगाने का तरीका क्या है? वॉक इन टनल चाहिए। वॉक इन टनल जो 7 से 8 फीट के दरमियान होती है, उसके अंदर इसको ग्रो किया जा सकता है सक्सेसफुली। और शेडिंग नेट उसके ऊपर डाला जाता है, साइडों से कोई 2 से 3 फीट जगह ज़मीन से छोड़ दी जाती है, और साइडों पे एक कॉमन प्रैक्टिस है पिछले 2 साल से फार्मर एडिशनल बेनिफिट ये ले रहे हैं इंटरक्रॉपिंग का, कि साइडों पे करेला लगा दिया जाता है, और करेले से भी इनकम फार्मर ले लेता है, और नीचे जो है वॉक इन टनल के अंदर वो अदरक होता है। अच्छा, फिर आप आगे कौन सा शेड, इसमें ब्लैक नेट, ग्रीन नेट और इवन सिरकी सरकंडा जो होती है उससे भी काम चलाया जा सकता है। ब्लैक नेट या ग्रीन नेट 70% शेडिंग कैपेसिटी की चाहिए ये प्लेन एरियाज में, सेंट्रल पंजाब लाइक दैट। और 50% ब्लैक नेट या ग्रीन नेट 50%, या सिंपल सिरकी सरकंडा ये पोठोहार या जो हमारी लो हिली एरियाज हैं वहाँ पे इतना जो सफिशिएंट होता है शेड। रोड टू रोड डिस्टेंस की बात करें तो 2 फीट इसके लिए या 60 सेंटीमीटर आइडियल होता है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें 20 सेंटीमीटर या 8 इंचेस प्लेन एरियाज के लिए, और 12 इंचेस जो हैं वो पोठोहार रीजन के लिए या लो हिल्स के लिए। और जो सोइंग है वो पोठोहार के रीजन में जहाँ बारिशें निस्बतन ज़्यादा हैं तो वहाँ बेड्स पे ठीक रहती है। और अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें तो रिजेस पे, और उससे भी ज़्यादा बेहतर मॉइस्चर मेंटेन करा फरो के अंदर है कि आप फरो में एक छोटी फरो बना के उसके अंदर अदरक लगाते हैं, फिर बाद में अर्थिंग अप करके उसको एक छोटी रिज की शक्ल दे दी जाती है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन करना, थोड़े पानी से आप मॉइस्चर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये इसकी जो सोइंग की डेप्थ है वो 1 इंच रखी जाती है, और फिर उसको कवर कर दिया जाता है। ये ऐसे आप देख सकते हैं, इतनी फरो है इसमें सीड रखे हैं, उसको कवर कर दें। फिर उसके बाद मल्चिंग की बात करें तो पैडी स्ट्रॉ या शुगर केन लीव्स या पाइन नीडल्स, ये 3 चीज़ें जो इस पे जिन पे हमने ट्रायल किए हैं, तीनों पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बेसिकली इसमें मल्चिंग का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि आप मॉइस्चर मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ये हीट वेव चलती है उस वक़्त मॉइस्चर मेंटेन रखना, ये मल्च के बगैर या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बगैर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे मॉइस्चर मेंटेन कम है, और सॉइल का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, फर्स्ट मल्चिंग जो है वो जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, जब आपने खेत में अदरक को मुंतकिल कर दिया है तो उस वक्त फ़ौरन से आपने मल्चिंग करनी है, जो भी मटीरियल अवेलेबल हो, चाहे ये पैडी स्ट्रॉ जिसे पराली कहते हैं, या पाइन नीडल्स, ये चीड़ की जो वो बड़ी नीडल्स पत्ते गिरते हैं चीड़ के पहाड़ी इलाकों में, तो वो ये तीनों की मल्चिंग हो सकती है। सॉइल को टोटली कवर करना है ताकि जो सूरज की शुआएं डायरेक्टली सॉइल का टेम्परेचर वो ना राइज करे, उससे प्लांट जो है वो हीट वेव से बचता है। फिर उसके बाद 60 दिन जब ट्रांसप्लांटिंग को हो जाए तो सेकंड मल्चिंग भी रिकमेंडेड है।
उससे ये होता है कि बहुत सारी जगह पे मल्च ख़राब हो जाती है, हवा से इधर उधर हो जाती है, तो वहाँ पे आप गैप्स को फिल कर दें और एक दफ़ा फिर मल्चिंग कर दें। उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं होती कि आप ना मल्चिंग करें। फिर आगे टेम्परेचर मुद्दत होना शुरू हो जाता है, मानसून शुरू हो जाता है, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं रहती। फिर सफिशिएंट वाटर थ्रू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग द जिंजर, बिल्कुल ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से फौरन फिर आपने उसको इरिगेट करना होता है ट्रांसप्लांटिंग के बाद। बल्कि इसमें ये अगर मुमकिन हो तो आप ड्रिप सिस्टम अपना पहले सारा सेटअप बना के सारी फिर रिप्लाई रख दी जाती है। तो ये मल्चिंग का तरीका है। तो ये है कि आप सारी कवर करनी, तो एटलीस्ट जहाँ पे प्लांट की एरिया, जहाँ आपने जिंजर की प्लांट ये पीएच को भी स्लाइटली लो करता है। सल्फेट ऑफ पोटाश की बात करें एसओपी की, तो वो 40 केजी पर एकड़। अब इसको आपने देना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, तो एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग आपने बेसल डोज जो देनी है वो MAP 12.5 kg और SOP 20 kg, ये दोनों खादें बेसल डोज में इस्तेमाल करनी है, एक दफ़ा में ये डाल देनी है। उसके बाद सोइंग कर दिया आपने। सोइंग करने के बाद 30 दिन कोई खाद नहीं देनी। 31वें दिन से लेके 60वें दिन तक, यानी एक पूरा महीना, एक महीने के बाद जो अगला पूरा महीना होगा, 31वें दिन DAP का मतलब आगे जो लिखा हुआ डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी प्लांट करने के 31वें दिन बाद आपने शुरू करनी है खाद देनी। और 60 दिन तक जो डोज रखनी है वो अमोनियम सल्फेट पूरे महीने के लिए 12.5 kg चाहिए होगी। लेकिन अब आप उसको उसमें केजी पर डे के हिसाब से कैलकुलेट हमने करके लिखी हुई फिगर, तो वो 416 ग्राम या 0.416 kg पर डे इस्तेमाल होगी डेली की बेस पे। तो उसमें ये भी होता है कि अगर आपकी डोज किसी वजह से मिस हो गई है या कोई बारिश ज़्यादा हो गई है, पानी नहीं लग सकता क्योंकि आपने ड्रिप इरिगेशन करनी होती है, तो फिर आप 2 दिन की डोज इकट्ठी भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि शदीद गर्मी में आप जितनी डोज डेली बेसिस पे देंगे उतना ही अच्छा उसमें फ़ायदा होता है। इसी तरह MAP की डोज 1.25 kg और सिर्फ 41 ग्राम जो MAP डेली अगर दे देंगे 1 एकड़ में, तो इसके लिए सफिशेंट होगी। पौधा शुरू में छोटा होता है, रिक्वायरमेंट थोड़ी होती है। फास्फोरस एसिड जो है वो 0.8 kg यानी जस्ट 800 ग्राम पर एकड़ पूरे महीने के लिए, और जो 26 ग्राम डेली का फास्फोरस पूरे एकड़ के लिए 30 दिन आपने जारी रखना है। इसी तरह SOP 2 kg और 66 ग्राम पर डे पर एकड़ आपने 30 डेज के लिए रखनी है। और बात करें हम फिर अगले जो 2 महीने होंगे 61th डे से लेके 120th डे तक, उस वक्त आपने अमोनियम सल्फेट 37.5 kg हो जाएगी और डेली की डोज इसकी 625 ग्राम। और इसी तरह MAP 3.75 kg हो जाएगी और इसकी डेली की डोज 62 ग्राम। फिर फास्फोरिक एसिड 2.4 kg और डेली डोज 40 ग्राम। और SOP की बात करें तो 6 kg चाहिए होगा टोटल, और 100 ग्राम इसकी पर डे इसकी डोज होगी पर एकड़। फिर इससे अगले जो 121th डे से लेके 210th, यानी कि जब इसकी मैच्योरिटी के करीब इसने उसके बाद पहुंच जाना है, तो ये अगले जो 3 महीने होंगे, तो उसकी डोज ये है कि 75 kg पूरी अमोनियम सल्फेट आपको चाहिए, तो और 833 ग्राम पर डे 90 डेज के लिए आपने ये जारी रखनी है डोज। इसी तरह MAP की बात करें तो वो है, और उसके साथ साथ जी फिर आगे है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो उसके तहत आपने जो पानी देना है उसकी, अगर इसकी हम MM पर डे में रिक्वायरमेंट देखें तो वो 138 mm से लेके 148 mm मार्च के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। लीटर्स पर एकड़ पर डे की बात करें तो 5585
लीटर से लेके 5,999 लीटर पर एकड़ रिक्वायर्ड होता है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में 5 से 7 मिनट नॉर्मली, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये सॉइल टू सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर इसका बड़ा डिपेंड करता है। जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और उसमें पानी की ज़रूरत निस्बतन कम होती है। और इसी तरह कुछ सॉइल्स होती हैं उनके अंदर पानी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, तो ये वेरी करेगा। लेकिन एक जो हमारी डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज वाली ड्रिप जो पाकिस्तान के अंदर ये पाई जाती है, उसकी बात हम करें तो उस हिसाब से देखें तो जिसका डिस्चार्ज 2 लीटर पर आवर के हिसाब से हो और मीटर टू मीटर डिस्टेंस उसका 0.25 मीटर और रोड टू रोड डिस्टेंस अगर 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर रखा जाए, तो इस लेआउट की जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वहाँ आप मार्च के अंदर 5 से 7 मिनट अगर इसको पानी देंगे तो इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन इस पे थंब रूल ये है कि आपने मॉइस्चर मेंटेन रखना है। अगर ये 7 मिनट से ज़्यादा चलाना पड़ता है तो उसको चलाना है। और उसमें ये कि सॉइल वेट रहे हर टाइम। सॉइल ड्राई करेगी तो हमारा हॉट एरियाज़ हैं, यहाँ पे हीट से पौधे मुतासर होंगे। अगर सॉइल आपकी वेट रहेगी तो उससे थोड़ा बहुत फोलिएज पे स्ट्रेस ज़रूर आता है, लेकिन आपका प्लांट सर्वाइव करता रहता है। फिर एक ये है कि अगर 10 रेनफॉल हो जाए एक दिन में, तो आप 2 से 3 दिन के लिए इरीगेट सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बेहतर ये होता है कि आप उसकी जो फर्टिलाइज़र है वो वेंचुरी की स्पीड तेज़ करके थोड़े से पानी के साथ फर्टिलाइज़र उसको दे दें, ताकि फर्टिलाइज़र की डोज आपकी मिस ना हो और इरीगेट उसको ना करें। तो इसी तरह फिर ये अप्रैल के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, फिर मई में और बढ़ जाएगी, जून में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह फिर जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट टिलर निकलते जाते हैं, पौधे का कैनोपी साइज बढ़ता जाता है और वो जगह भी ज़्यादा घेर लेता है, वेपोरेशन सिस्टम और सारी चीज़ें उसकी स्पीड अप हो जाती हैं, ग्रोथ तेज़ हो जाती है और बायोमास इतना ज़्यादा बनाता जाता है, फिर उसको पानी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा है। इस तरह मैं अगर इसको समराइज़ करूँ तो 5 से लेके 7 मिनट से शुरू होके ये फिर 22 से 26 मिनट तक भी जाता है। फिर नवंबर में सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, फिर इसकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और दिसंबर में और ज़्यादा कम हो जाती है। फिर दिसंबर के अंदर जाके इसकी वैसे ही ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। फिर आपने ना इसको खाद की ज़रूरत रहती है और ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। और फिर हार्वेस्टिंग से 1 महीना पहले इसका जो इरिगेशन है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि जो आपका सीड निकले उसमें ओवर मॉइस्चर होने की वजह से रॉटनिंग ना आए, उसकी स्टोरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हार्वेस्टिंग, जी, जैसे अभी मैंने बात की कि नवंबर दिसंबर में ये रेडी होती है हार्वेस्टिंग के लिए कि आप इसको फ्रेश यूज़ के लिए हार्वेस्ट कर सकते हैं, कि उस वक़्त जो इसका फोलिएज है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है सर्दी से, लेकिन अभी फोलिएज इंटैक्ट होता है, ख़त्म नहीं होता। तो मज़ीद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे शुरू में बात हुई थी कि टेम्परेचर 15 से 32 डिग्री इसके लिए आइडियल है। 32 डिग्री टेम्परेचर तक ये अच्छी इसकी ग्रोथ जारी रहती है। 15 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर होगा तो इसने ग्रोथ करनी है। 15 से नीचे जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर जाती है। तो नॉर्मल हमारे यहाँ नवंबर एंड पे या दिसंबर के अंदर टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली 15 दिसंबर के बाद टेम्परेचर इससे नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद फिर इसको फ्रेश पर्पज़ के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है तो रखना बेसूद है, आप उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसको सीड पर्पज़ के लिए रखना है तो फिर इसको लेट जनवरी टू अर्ली फरवरी, यानी कि आपने जब फिर सोइंग करनी है उससे 10 दिन पहले 15 दिन पहले इसको हार्वेस्ट करना है। फरवरी के तीसरे हफ्ते में हम इसकी सोइंग करते हैं, तो आप फरवरी के पहले वीक में इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो उस वक़्त इसका ऊपर से फोलिएज टोटली ड्राई हो चुका होता है, क्योंकि फ्रॉस्ट का पीरियड इसने देख लिया होता है और नीचे जो सॉइल के अंदर राइज़ोम है वो इंटैक्ट रहते हैं। सम टाइम वो थोड़ा उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन उससे सीड की जर्मिनेशन या वाइबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा डिटेरियोरेट हो जाती है उसको फ्रेश कंज्यूम करने के लिए। लेकिन जो दिसंबर के अंदर उसकी क्वालिटी आइडियल होती है फ्रेश फ्रेश कंजप्शन के लिए, सीड के लिए इसकी क्वालिटी आइडियल होती है फरवरी अर्ली हार्वेस्ट करेंगे तो। डिजीजेज और इंसेक्ट पेस्ट,
डिजीज़ इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगल डिजीज़ जो हैं ये इस पे इफ़ेक्ट करती हैं। बाकी अगर हम बात करें इंसेक्ट पेस्ट की तो वो इतना इस पे ख़तरा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स हमारे यहाँ हैं। तो इसमें इंसेक्ट पेस्ट में शूट बोरर आ जाता है, काटवर्म आ जाता है, लीफ रोलर आ जाता है, अमेरिकन वर्म। लेकिन जो सकिंग जितने भी पेस्ट हैं वो उस पे अटैक नहीं करते। और इवन हमने यहाँ तक देखा है कि टनल के अंदर जहाँ अदरक लगा होता है उसके बाहर अगर हमारे यहाँ नॉर्मली टमाटो की क्रॉप होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा समटाइम इंसेक्ट आ जाते हैं। ये सकिंग पेस्ट वाइट फ्लाई भी आ जाती है और ये और भी इंसेक्ट्स जो हैं वो आते हैं सकिंग पेस्ट, थ्रिप्स और लाइक दैट। लेकिन टनल के अंदर जहाँ पे अदरक होती है वहाँ इंसेक्ट वाइट फ्लाई लाइक ये घुसते भी नहीं है। तो बोरर इसमें आ जाता है सम टाइम, काटवर्म आ जाता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अटैक नहीं है। मैक्रोवर्म आती है, वो थोड़ा सा पत्तों को आके डैमेज कर दी है, लेकिन उससे उससे ये होता है कि आपको एक दो स्प्रे करने पड़ते हैं जिससे फिर ये जो है ना कवर हो जाती है। अच्छा, डिजीज़ की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट है और बैक्टीरियल विल्ट है और राइजोम रॉट्स है और निमाटोड्स, ये इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जैसे शुरू में मैंने बताया था कि सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है जो इसको डिजीज़ से बचाती है। और उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की बात हुई थी, मैंकोजेब की बात हुई थी, बेंजोथाइज़ोलोन की बात हुई थी कि वो अगर हम उसकी कर लें तो आपका पौधा जो है वो बड़ी हद तक इन बीमारियों से महफूज हो जाता है। जब पौधा चल जाता है फिर वो जो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फंगस की बीमारी जो है वो इसको बड़ा अफेक्ट करती है, लेकिन उतना लीथल नहीं है। इसमें पूरा पौधा समटाइम डैमेज नहीं होता, यील्ड पे फ़र्क आता है, लेकिन प्लांट चलता रहता है। और कई दफ़ा ये होता है कि एक हिस्सा अगर मुतासर हो गया है, दूसरा हिस्सा चल गया तो पहले वाला हिस्सा वो ख़त्म हो जाएगा और जो नया हिस्सा चला है अगर उसको बाद में फेवरेबल कंडीशन मिल गई हैं तो वो चल पड़ता है। बैक्टीरियल जो डिजीज़ है उसके अंदर ये होता है कि वो इसको बुरी तरह मुतासर करती है और इवन पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो ये डिजीज़ेज़ की इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। अगर उसमें आप कामयाब हो जाते हैं तो इसमें खातिर खा जो पैदावार भी हासिल की जा सकती है और मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। ये एक एस्टीमेट हमने कॉस्ट बेनिफिट रेशो का 1 एकड़ का निकाला है। तो इसमें जो थोड़ा-सा इसको इस तरह रखा गया है कि प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़ जो हमारे प्लेन एरियाज़ की, जैसे मैंने बताया था कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पे साइज़ हीट की वजह से कम बनता है। तो 32,000 प्लांट के करीब इसमें एकड़ में आते हैं। ये फैसलाबाद और जड़ावाला के 2 लोकेशंस दिखाई गई हैं। और वहाँ राइज़ोम वेट पर प्लांट की बात करें तो 340 ग्राम और 360 ग्राम। इसी तरह कलर का हार और इस्लामाबाद की बात करें तो 700 ग्राम तक प्लांट जो है उसकी एवरेज। इसी तरह ये पॉपुलेशन की बात करें तो 26,000 रह जाती है जब आप 1 फीट रखते हैं प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। अब हम इसकी ये कंसीडर कर लेते हैं कि आपकी पॉपुलेशन आपने इतनी लगाई थी लेकिन 50% मोर्टेलिटी हो गई, तो ये अज्यूम करते हैं हम। और 50% मोर्टेलिटी के बाद हाफ पौधों के ऊपर जब हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो 5 साढ़े 5 टन के करीब जो है वो यील्ड आती है प्लेन एरियाज में। और कलर कहार और इस्लामाबाद के एरिया में 8 से 9 जो टन पर एकड़ का पोटेंशियल है। तो इसी तरह जब हम इसका पर केजी रेट हम कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह तो ये जो साल गुजरा है 600 रुपये पर केजी से नीचे अदरक गया ही नहीं है और 800 रुपये पर केजी तक भी ये मिलता रहा है। तो अगर हम मिनिमम रखें ₹250 पर केजी तो 13,60,000 रुपये पर एकड़ इनकम बनती है। अब इसमें एक बात इसी तरह फिर ये प्लेन अगले जड़ावाला की बात करें तो 14,40,000, कलर खार की बात करें तो 22,75,000 क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसी तरह इस्लामाबाद की बात करें तो 21,12,500। तो अब इसमें गौरतलब बात ये कि जितनी आप मोर्टिलिटी परसेंटेज कम कर लेंगे, जितना उसकी यील्ड बढ़ा लेंगे, उतना ही आपकी इनकम और प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, रनिंग जो इस पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अबाउट 10 लाख रुपीज़ पर एकड़ है, जिसमें
5 लाख के करीब सीड की कास्ट है जो आपने इनिशियल लगाना है मिनिमम रेट के ऊपर। आगे जो नेट रिटर्न की बात करें तो 3,60,000 के करीब हमारे ये फैसलाबाद में, और 4,40,000 के करीब जड़ावाला में, इस तरह 12,75,000 के करीब कलर कहार में, और 11,12,000 समथिंग जो है वो इसके अंदर इस्लामाबाद के। तो इसमें बेहतर मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे ये मैं बात एम्फोसाइज करूँगा कि अच्छी अगर हम प्रोडक्शन ले लेते हैं तो हमारी जो रवायती फसलें हैं उन सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट अदरक के अंदर मिल सकता है। और फिर उसमें ये है कि जो हमारा एक कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है इसकी इंपोर्ट के ऊपर, अगर जितने हमारे इनोवेटिव फार्मर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी टनल स्ट्रक्चर मौजूद है, वो टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और उसमें जो हमारी ये सब्ज़ मिर्च है ये ग्रो करते हैं, वो वाले फार्मर्स अगर इसको स्मॉल स्केल से शुरू करके अपना सीड डेवलप करके और इसको स्केल अप करते जाएं तो वो इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मुल्क की खिदमत इसमें ये है कि जो हमारी इंपोर्ट हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। अब वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आरी, जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिस्सा है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिससे मेरा ताल्लुक है, जहाँ पे हम अदरक पे काम कर रहे हैं। तो इसकी जो चीदा अचीवमेंट्स हैं वो क्या है कि सबसे पहले कि कलेक्शन ऑफ जर्म प्लान, डिफरेंट सोर्सेज से जर्म प्लान को कलेक्ट किया गया और उसकी स्क्रीनिंग की गई कि इसमें चाइना, थाईलैंड, बर्मा, टर्की, इंडोनेशिया, इंडियन ओरिजिन के जो मटेरियल था उसकी स्क्रीनिंग की गई। उसको देखा गया कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी जीनोटाइप बेहतर परफॉर्म कर रही है। फिर उसको क्लोनल सिलेक्शन पाथवे के थ्रू जो है आगे उसमें से सिलेक्शन की गई, क्लेमेटाइज करवाया गया। तो उसमें फिर सबसे जो अच्छी वैरायटी जिसने परफॉर्म किया जिस लाइन ने, उसको फिर फर्दर जो टेस्ट उसके ट्रायल्स में से गुजार के उसकी जो बाकी अप्रूवल का होता है, स्टेप्स होते हैं, उसमें से गुजार के उसको अप्रूव करवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब पंजाब सीड काउंसिल से, जैसे शुरू में मैंने प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले बात की कि उसको अप्रूव कर दिया है, तो उसका अब हम सीड भी इंशाल्लाह देंगे और टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी फार्मर को देंगे। तो फार्मर फिर अपना उसमें से सीड डेवलप करके इसको स्केल अप करते जाएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके साथ साथ हमने जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि इसको टनल को कैसे, या टनल के अंदर जिनको को कैसे ग्रो करना है, तो वो उसकी टेक्नोलॉजी भी हमने फार्मर को के लिए डेवलप की है। उसको प्रिंट आउट भी किया है, उसमें ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी वो जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमने जो लोकल प्रोटोकॉल है जिंजर टिश्यू कल्चर का, वो स्टैंडर्डाइज किया है कि हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर, या हमारे पाकिस्तान का अपना प्रोटोकॉल जिसमें हम जो टिश्यू कल्चर करते हैं उसमें उसकी माइक्रो प्रोपेगेशन से लेके हार्डनिंग तक की जो फैसिलिटी है हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो सारा प्रोटोकॉल हमने स्टैंडर्डाइज किया। और फर्स्ट एवर वैरायटी ऑफ पाकिस्तान जो है आरी जिंजर 2023, वो इस इदारे ने डेवलप की है। और पिछले 2 साल में हमने 14,000 टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो सक्सेसफुली हार्डनिंग के बाद प्रॉपर उसकी जो जिसे हम कहते हैं कि वो जब उनकी प्रॉपर हार्डनिंग हो जाती है तो अपने फार्म पे भी इसके ट्रायल लगा के उसको मल्टीप्लाई किया है। और फार्मर्स को भी हमने ये प्रोवाइड किए हैं, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, 10,000 के करीब हमने प्लांट्स फार्मर की को दिए हैं और 4,000 के करीब हमने अपने फार्म पे लगाए हैं। तो इसी तरह हम एनुअली जो है वो सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स और फार्मर डेज भी मुनक्कद करते हैं ताकि जो इंटरेस्टेड फार्मर हैं उनको एक प्लेटफार्म दे जहाँ कि वो अदरक को ग्रो करने का तरीका जो सही तरीका है जिनको अपनाते हुए हमारी इन्वायरमेंट के अंदर अदरक को ग्रो किया जा सकता है, वो हम फार्मर्स को सिखाते हैं। ना सिर्फ उसको ये लेक्चर्स की फॉर्म में, पावर पॉइंट की फॉर्म में, बल्कि उसके साथ प्रैक्टिकली भी चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाते हैं फील्ड के अंदर ताकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। फिर उसके साथ साथ हम इसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं जिंजर कल्टीवेशन की थ्रू सोशल मीडिया, और फार्मर के साथ भी हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क इन द सेंस के फार्मर्स को के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और इस तरह की चीज़ें और फेसबुक के ऊपर फार्मर्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो पूरी इसमें कोशिश करते हैं कि हम फार्मर को जो सही एडवाइजरी है वो दें कि ये तरीका है, इस तरह आप चलेंगे और इस स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो आप इसमें से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और इसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं।
फिर इसके साथ साथ हम ये इसमें थीसिस स्टडी भी करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करते हैं, उनकी सारी स्टडी यहाँ कंडक्ट कराई जाती है। इसमें हम 4 थीसिस अब तक जो कंप्लीट हो चुके हैं, डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें ये जिंजर के ऊपर है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम यहाँ को सुपरवाइज करते हैं। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फील्ड स्टडी के ऊपर ये पायनियर थीसिस हैं, जो अभी इसमें असेसमेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी फॉर यील्ड एनहांसिंग पैरामीटर्स इन जिंजर, ये पहला थीसिस था। प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट थे ये साकब अली, आजकल हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, रिसर्च एसोसिएट हैं हमारे इदारे में, हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट थीसिस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिंजर के ऊपर फील्ड स्टडी का। फिर इसके साथ साथ ये इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सेमी कंट्रोल कंडीशन एंड प्लांटिंग ज्योमेट्री ऑन ग्रोथ, यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ जिंजर। ये उसामा लड़का हॉर्टिकल्चर का, उन्होंने इस पे काम किया, बड़ी अच्छी स्टडी है, ये भी थीसिस कंप्लीट हो चुका है। इस तरह फिर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सोटिक डिप्लॉयड एंड कॉल्चिसिन ट्रीटेड पोटैटो टेट्राप्लाइड जिंजर जेल बाग, ये बिल्कुल ये हमारा एक सेगमेंट है कि हम कॉल्चिसिन के थ्रू इसके अंदर जो टेट्राप्लाइड ही है जिंजर के अंदर, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये थीसिस स्टडी उसके ऊपर है। इस तरह फिर ये इन विट्रो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फॉर माइक्रो प्रोपिगेशन इन जिंजर थ्रू डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये टिश्यू कल्चर के ऊपर ये बॉटनी की एक स्टूडेंट को हमने ये इस पे थीसिस करवाया है। ये कुछ अब पिक्चर्स हैं जो डिफरेंट हमारे फील्ड के ट्रायल्स की हैं। जस्ट एक ओवरव्यू इस पे मैं देता हूँ, टाइम भी मेरे ख्याल ज़्यादा हो गया है, इसको वाइंड अप करते हैं। तो ये डिफरेंट फील्ड ट्रायल्स की पिक्चर्स हैं। ये कलर कहार के अंदर फार्मर फील्ड पे हमारी जो आरी जिंजर 2023 है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। ये मानसेरा में एक फार्मर ने इसको ओपन लगाया था, जस्ट मल्चिंग की थी, उन्होंने हमारे साथ तस्वीरें शेयर की थी। तो ये मानसेरा की भी जो क्लाइमेट है उसके अंदर इसको ट्राई किया जा सकता है, उनके अच्छे रिजल्ट्स थे। ये जड़ावाला के अंदर फार्मर फील्ड, ये बांसों की एक सिंपल टनल बना के उन्होंने इसको 5 मरले पे लगाया था। इस साल उन्होंने इसको अपने सीड को मल्टीप्लाई करके फर्दर आगे एरिया ज़्यादा किया है। ये इस्लामाबाद के अंदर चक शहजाद में ये निश्तर फार्म के ऊपर ये जिंजर की हार्वेस्टिंग का डाटा के दौरान पिक्चर ली गई थी। इस तरह ये बल्कसर इंटरचेंज पे के करीब ये और एग्रोनिक्स फार्म की पिक्चर्स हैं। इसके साथ ये बुशाल खुर्द कलर कहार के, वो भी साथ पिक्चर है लेफ्ट साइड पे नीचे। ये कुछ हमारे जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है हमारे लैब का, ये उसकी पिक्चर्स हैं। ये लैब की जो हमारा ग्रोथ चैम्बर है, इंक्यूबेशन रूम है, उसकी पिक्चर्स हैं। ये हार्डनिंग फैसिलिटी या ग्रीन हाउस फैसिलिटी जहाँ पे हम इस प्लांट्स को हार्डनिंग करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल दिया जाता है दिन और रात में, तो फिर इसकी प्रॉपर हार्डनिंग होती है और कुछ स्पेशल केयर करनी पड़ती है, तो जिससे प्लांट सर्वाइव करते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा इसमें कंपैरिजन है जस्ट टॉर्च जिंजर वर्सेस जिंजर। तो लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं ज़्यादा फोलिएज वाला हल्दी से मिलता जुलता पौधा, जिसे टॉर्च जिंजर कहते हैं। तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये दूसरा जिंजर है हमारा, नॉर्मल जिंजिबर ऑफिसिनेल। तो दोनों ये टेक्निकली डिफरेंट हैं, फैमिली इनकी सेम है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हल्दी की फैमिली भी जिंजिब्रेसी ही है, इलायची की फैमिली भी जिंजिब्रेसी है। तो टेक्निकली टॉर्च जिंजर और जो ट्रू जिंजर है उसमें फ़र्क ये है कि दोनों की स्पीशीज भी डिफरेंट है और जीनस भी डिफरेंट है। जिंजर का जिंजिबर ऑफिसिनेल है, शुरू की स्लाइड में था, और जो टॉर्च जिंजर है उसका एटलिंगरा एलिटायर, वो इसका टेक्निकल नेम है। तो अब देखने में जब राइजोम हम देखते हैं तो वो चाइना अदरक की तरह मिलता जुलता ही लगता है। तो इसमें ये है कि इसका जो अरोमा या टेस्ट जो है वो बिटर है और अनएक्सेप्टेबल है, जब जितनी कि हमने ऑर्गेनोलेप्टिकली इसको टेस्ट किया है और देखा है, तो ये अदरक का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन इसमें खूबी ये है कि ये हाई टेम्परेचर को बियर कर लेता है, ओपन कंडीशन में हो जाता है। जैसे अदरक ओपन कंडीशन में बहुत सेंसिटिव है, अगर आपसे थोड़ी सी मिसलैंडिंग हुई, आप मॉइस्चर मेंटेन ना हुआ, हीट ज़्यादा पड़ गई, तो ये बिल्कुल वैनिश हो जाता है। तो ये टॉर्च जिंजर बड़ी हद तक टेम्परेचर को बियर करता है। अब इसमें जब हम देखते हैं पूरी दुनिया में इसकी यूटिलाइजेशन ये है कि इसके 3 इस्तेमाल हैं, कि एक ऑर्नामेंटल है
और ये ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में इसको ग्रो करते हैं और मुख्तलिफ जो जिंजर ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पे ये ग्रो होता है और वहाँ पे बड़ी इसकी एस्थेटिक वैल्यू है और इस पर फिर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं जिनको एज ए कट फ्लावर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें अगर कंजम्पशन की बात करें तो जो फ्लावर की इमेच्योर बर्ड है वो कंज्यूम हो सकती है, इसका राइजोम कंज्यूम होने का कोई रेफरेंस नहीं मिलता प्रॉपर, और जितनी हमारी क्लाइमेट में तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा वो अजीब होता है कि इसको खाया नहीं जा सकता। तो अगर अब इसमें फ्लावरिंग फैसलाबाद की कंडीशन में पिछले 4 साल से हम इसको ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे थे ये, लेकिन यहाँ पे इसकी फ्लावरिंग नहीं होती फैसलाबाद की कंडीशन में। जो जिंजर है वो भी यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं करता, पिछले 7 सालों में किसी वैरायटी ने भी एक भी फ्लावर नहीं निकाला। अब खुशाइन बात यह है कि जो मैंने साइट्स आपको पिछली तस्वीरों में दिखाई हैं जिसमें कलर कहार का रीजन है और इस्लामाबाद चक शहजाद का रीजन है, वहाँ पे कलर कहार वाली साइड पे जो ट्रू जिंजर है उसने 2 साल, पिछले 2 साल के हमारे ट्रायल थे, दोनों सालों में फ्लावरिंग की है। अब इस साल हमने ये जो टॉर्च जिंजर है ये कलर कहार में भी लगाया है ट्रायल इसका, इस्लामाबाद में चक शहजाद में भी लगाया है और बारी चकवाल जो हमारा दायरा है वहाँ भी लगाया है। अदरक के ट्रायल के साथ साथ ये टॉर्च जिंजर भी लगाया है। अगर वहाँ इसकी फ्लावरिंग होती है तो फिर ये इसके फ्लावर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन बताना यहाँ पे मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि मार्केट में ना कुछ अनासर इसको ऑस्ट्रेलियन वैरायटी ऑफ अदरक कह के तो फार्मर को बड़ा महंगा इसका सीड बेचते हैं, तो वो जब लगाता है बेचारा, फिर जब उसको खाने की काम की चीज़ नहीं है तो फिर वो बॉदरनेस होती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्ट ये है कि आपने ट्रू अदरक लगाना है। जो भी अगर आपको अदरक देता है पहले उसको टेस्ट करें, और ये जितनी प्रेजेंटेशन आपको दी है इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें फ़र्क क्या है। ये देखें, अब इसका 5 महीने की ओल्ड प्लांट की बात करें, राइट साइड पे जो चाइनीज रीजन की हमारी एक लाइन थी, ये 2020 की पिक्चर है, तो ये आप देख सकते हैं, और दूसरी साइड पे टॉर्च देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जब लेमैन इसको देखता है तो वो देखने में एक जैसे ही लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, स्पीशीज़ का फ़र्क है और इवन उसका जीनस भी डिफरेंट है। तो फ्लावर अगर इसमें इंड्यूस होता है तो फिर ये काम की चीज़ है, अदरवाइज ये ऑर्नामेंटल प्लांट तो है, इसको चला रहे हैं, चले इसमें कोई सिलेक्शन ऐसी होती है या फ्यूचर में हम कोई फेवरेबल कंडीशन दे कि अगर फ्लावरिंग आ जाती है इसको क्रॉसिंग में ट्रू जो जिंजर है उसके अंदर क्रॉसिंग करवा के टेस्ट रह जाए असली जिंजर का, और उसमें अगर हीट टॉलरेंस या जो एनवायरनमेंट को विद स्टैंड करने की एबिलिटी है वो अगर टॉर्च वाली आ जाए तो फिर ये फ्यूचर हमारे ब्लीडिंग प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ये सारी हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन थी आज की। अब मेरा ख्याल क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो उसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो वेलकम। जी प्लीज, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के, तो प्लीज यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कब तक सीट अवेलेबल है? सर इसका फैसलाबाद सीड लगाना हो तो क्या टाइम मतलब लगाना चाहता है? तो हाँ जी, इसमें फैसलाबाद में अगर लगाना हो तो फरवरी मार्च जो है ना जी, फरवरी का तीसरा हफ्ते से लेके मार्च का पूरा महीना ये आइडियल है, यानी 1.5 महीना आइडियल है जब इसकी सोइंग की जा सकती है। इससे फिर जितना लेट करते जाएंगे फिर उतना ही आपकी क्रॉप इफेक्ट होगी, हीट से इफेक्ट होगी। ठीक हो गया सर। एक और पूछना चाह रहा था, ये रॉयल पाम लगा हुआ है उसके नीचे मतलब जगह है तो उस वहां पे लगा सकते हैं कि मतलब छांव के लिए बेस्ट मतलब प्लेस बन जाएगी उसके? अच्छा, ये किचन गार्डनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल क्रॉप जो है ना इसकी अंडर शेड, और मतलब इसको हमने ट्रायल इसके अदरक के ऊपर ना रिसर्च 1971 से हो रही है इस इदारे में। पहले बांग्लादेश जो कि जिंजर ग्रोइंग कंट्री है, जो मशरकी पाकिस्तान था, तो वहाँ से अदरक हमें आ जाता था, इतनी इम्पोर्ट का इशू नहीं था। तो उससे पहले जो मशरकी पाकिस्तान में इस पर रिसर्च होती थी, वहाँ की क्लाइमेट इसको सूट करती थी। 1971 से इस पर तजर्बात हो रहे हैं, इसको मुख्तलिफ बागात में लगाया गया,
इसको लीची के बाग में लगाया गया, मैंगो के बाग में लगाया गया, और इसको सिट्रस के, गावा के, बहुत सारे इस पे ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन इसकी वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप या इकोनॉमिक जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन वो नहीं हो सकी। उसकी रीज़न ये है कि इसको पार्शियल शेड चाहिए। अब जब इसको प्लांट कनोपी के नीचे लगाया जाता है तो जहाँ पे शेड ज़्यादा होता है वहाँ पे पौधे मुतासर होते हैं, बहुत वीक रह जाते हैं, जितना आपने सीड डाला होता है उतना भी नहीं निकलता। और दूसरा ये होता है कि जहाँ पे शेड कनोपी का कम होता है वहाँ मोटिलिटी हो जाती है। और कुछ थोड़ा सा एरिया होता है जहाँ पे इसके पौधे सर्वाइव करते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो फिर वो उतना अच्छा नहीं रहती। और फिर एक ये भी रिपोर्ट है कि जब साल साल किसी बाग के अंदर अदरक लगाया जाता है, उसकी जो हैवी टिलिंग हो रही होती है, कल्टीवेशन हो रही होती है, उससे बाग के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो इसलिए इसकी रिकमेंडेड जो कल्टीवेशन है वो अंडर टनल है। वो आप छोटी टनल बनाएं, ऊपर शेड का नेट करें। अगर शेड नेट नहीं अवेलेबल तो आप सिंपली जो सिरकी सरकंडा है उससे भी काम चला सकते हैं, उससे भी अच्छी प्रोडक्शन आ जाती है। सिरकियाँ ये हर जगह पे गांव में मिल जाती हैं। सिरकी लगाएं, उसका शेड बनाएं और नीचे मॉइस्चर मेंटेन रखें और स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट देते रहें। अगर फास्फोरिक एसिड अवेलेबल है उसकी थोड़ी सी डोज चला दें, डीएपी से अवॉइड करें, उसकी जगह एमएपी इस्तेमाल करें, तो इसको सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है, अच्छी प्रोडक्शन ली जा सकती है। थैंक यू सर। जी वेलकम। तो डॉक्टर साहब, दो क्वेश्चन थे हमारे, अगर उसके ऊपर आप प्लीज को रोशनी डाल दें। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि 10 लाख रुपया अराउंड कॉस्ट है 1 एकड़ की, जो कि हमें ये समझ आई है कि शायद पहले साल की है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि अगर तो उसके अंदर टनल की कॉस्ट भी है या जो भी एसोसिएटेड वन टाइम जो कॉस्ट होती है एकड़ की वो शामिल हैं। और ऑब्वियसली इसमें सीड की एक ह्यूज कॉस्ट होगी क्योंकि सीड महंगा है, ऑलमोस्ट 50% शायद सीड की कॉस्ट थी इसमें। तो ये थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा हमारे जी ऑडियंस के लिए कि ये वन टाइम कॉस्ट है और अगले साल ऑब्वियसली ये कॉस्ट कम होनी चाहिए अगर उसमें ग्रीन हाउस या जो हमारा शेड हम जो बना रहे हैं अगर वो उसके अंदर शामिल है। एक तो ये चीज। दूसरा चीज सर, अक्सर लोग हमें जी कांटेक्ट करते हैं, अभी चैट बॉक्स के अंदर भी हम लोग देख रहे थे, लोग सीड की अवेलेबिलिटी और तरीकाकार पूछना चाह रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल। बड़े अच्छे आपके दोनों क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसमें ना जी पहला तो सर ये है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने बात की है वो रनिंग कास्ट है। रनिंग कास्ट से मुराद ये है कि एक वॉक इन टनल का जो खर्चा है ना, इनिशियल कास्ट की बात करें वो 10 लाख पर एकड़ है। तो उसके उसमें ये होता है कि हम उसकी लाइफ देखते हैं कि मिनिमम उसकी लाइफ है 20 साल। उस टनल की, जिसकी पाइप का जो टनल बनाया जाता है उसकी मिनिमम लाइफ 20 साल है। तो उसको 20 साल पे डिवाइड करके उसका खर्चा इंक्लूड कर लिया जाता है। इसी तरह शेडिंग नेट जो है वो उसकी लाइफ है 5 साल। तो उसका जितना खर्चा है ओवरऑल कोई 4.5 लाख का ये नेट बनता है एकड़ का। तो उसका 5 साल में जब लाइफ हम उसकी देखते हैं तो उसका जो खर्चा बनता है उसको इंक्लूड कर लिया जाता है। और बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो हमने एक नॉमिनल कास्ट रखी है सीड की वो 5 लाख पर एकड़ रखी है। तो उस मेजर खर्चा पहले साल सीड का है। जब आप अपना सीड डेवलप कर लेते हैं तो अगले साल में आपका वो 5 लाख वाला खर्चा जो है वो निकल जाएगा जब आपके पास सीड अपना होगा। फिर अगले साल आपकी रनिंग कास्ट जस्ट होगी 5 लाख रुपया। तो उसमें आपके फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें आपकी ये पेस्टिसाइड्स हैं, उसमें आपका ये जो लेबर चार्जेस हैं, ये चीज़ें रह जाती हैं। तो इस तरह देखा जाए अब जितनी प्रोडक्शन इसमें करते जाएंगे तो उतना ही आपका प्रॉफिट इसमें गेन होता जाएगा। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सीड की अवेलेबिलिटी का। नो डाउट अभी इसमें बहुत इशू है, लेकिन उसमें ये है कि अभी जो जितने हमारे फार्मर्स लूप में हैं वो उनका तरीकाकार ये है कि जितना सीड उनको हमारे इंस्टीट्यूट से मिलता है या जितने टिश्यू कल्चर प्लांट्स यहाँ से मिलते हैं वो लगा लेते हैं। उसके साथ साथ एक इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो फूड ग्रेड अदरक है जो मंडी में अवेलेबल होता है उसमें थोड़ी सी कुछ सिलेक्शन समझदारी के साथ करके आप गुजारा कर सकते हैं। गुजारा ये होता है कि आप मंडी जाएं, वहाँ 2 तरह का नॉर्मली अदरक होता है। ये साल एक ऐसा गुजरा है जिसमें चाइना से बहुत कम अदरक आया है। उसकी रीज़न ये प्राइस हाइक और ये एलसी ये सारे इशू था। लेकिन पिछले 8-10 साल से मैं हर साल मंडी का सर्वे करता हूँ, तो उसमें ये जो हमारे पास जो डाटा भी इवन मौजूद है कि 70% इम्पोर्ट हमारी चाइना से होती है और 30% थाईलैंड से होती है।
अब मंडी में ये साल छोड़ के पिछले सालों में हम देखते हैं, या आने वाले सालों में भी उम्मीद करते हैं कि चाइना वाला अदरक मौजूद होगा। तो उसमें सिलेक्शन सबसे पहले आपने ये करनी है कि चाइना वाला अदरक मंडी से लें। उसको लेके जो तरीका आपको ये रिकमेंडेड बताया गया है उसकी स्प्राउटिंग करवाएं, और स्प्राउटिंग करवाने के बाद अपना जो 4-5 मरले का या 10 मरले का आपने या 1 कनाल का यूनिट बनाया है उस पे लगा लें। अब उसमें 2 तरह से आप चलेंगे, एक ये जो मंडी वाला आपका सीड है उससे अपना सीड बना लेंगे, और जो आपने इंस्टीट्यूट से लिया है उसका भी बना लेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई इसको करते जाएंगे और चलते जाएंगे, यही एक इसका आसान तरीका है। अदरवाइज अगर हम कहें कि हम इसको जो इंस्टीट्यूट ने सीड बनाया है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो लैब की हम बात करें या फील्ड की बात करें, तो वो तो फिर इस पे बहुत टाइम लगेगा कि इसको हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लें। तो इसमें यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप मंडी से चाइना वाला अदरक लें। अब हाँ जी, आगे फर्दर ये होता है कि वहाँ सिलेक्शन करें। सिलेक्शन ये कि देखें जो सीड हेल्दी है, इसमें रॉटनिंग नहीं है, कोई उसमें स्मेल नहीं है, कोई उसमें सॉफ्टनेस नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो जिन्हें हम कहते हैं कि फैक्टर्स को आप देखते हुए अगर उसकी छांटी करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, घर आके भी ये ग्रेडिंग कर लें। जो अच्छा सीड है उसको साइड पे कर लें, जो बाकी है उसको तो बेशक दोबारा रीसेल कर दें या घर में खाने में इस्तेमाल कर लें। तो ये कुछ टेक्निक्स लगा के सीड वाला इशू हल किया जा सकता है। तो मंडी वाला सीड ये होता है कि अगर हम आपको कहते हैं कि आप 900 से 1000 केजी एकड़ चाहिए, तो आप 1500 से 2000 का हिसाब लगाएं, यानी कि डबल सीड ले लें वहां से। तो उसकी छांटी करते हुए, या अगर वो जर्मिनेशन का सम टाइम इशू होता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि 100% वो जर्मिनेट ना करे। सम टाइम ये होता है कि 70-80% तक भी जर्मिनेशन मंडी वाले सीड की हो जाती है, और सम टाइम नहीं भी होती, 20-30% भी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि 100% ही जर्मिनेट ना करे। तो उसमें ये है कि आप डबल सीड लें और उसमें से अपना सीड बना लें, और फर्दर उसको फिर मल्टीप्लाई करते जाएं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है उसमें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर जावेद तरीन साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आप कोई बात करना चाह रहे हैं सर, प्लीज करें। आपको आवाज आ रही है और सब? आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ आवाज रही है आ आपकी रही है। डॉक्टर साहब। थैंक यू खबर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मुबारकबाद दूंगा आमिर साहब को फॉर नाइस प्रेजेंटेशन एट लेंथ। और मेरे पीएचडी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप है जिंजर का, जिसके ऊपर ये वेबिनार इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें अपने खोकर साहब हैं, उनकी टीम, खावर साहब और बाकी सारे जो जाफर साहब हैं और जुल्करनैन साहब और आदिल अब्बास साहब हैं। मेरा क्वेश्चन ये है आमिर साहब से। जी जी सर। मैंने अपने प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में अपनी एक स्लाइड में ये दिया हुआ था कि 2500 से 3000 mm रेनफॉल वाले एरिया में जो है ना ये सक्सेसफुली ग्रो करता है। जी जी जबकि हम पाकिस्तान जो है वो लोकेट करता है इक्वेटर से काफी दूर, तो जी हमारे जी यहाँ जो प्रेसिपिटेशन है वो काफी कम है। जी जी बलूचिस्तान में तो और भी कम है, जी लेकिन जी फिर जो दूसरे देखा जाए तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में इसको ग्रो किया जा सकता है, यानी जी कि टनल्स में। जी जी बिल्कुल। आपने ये नहीं बताया कि ये टनल्स में आप कितना कंपनसेट कर सकते हैं, कि कितना जो है ना वो एरिया में जो है ना इसका प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन जो आप शो कर रहे हैं काफी लो है, पर एकड़ यील्ड हमारी बड़ी काफी लो है। जी जी तो उसमें अगर ये देखा जाए, अभी आपका माशाल्लाह ब्रीडिंग से वो है आपका सब्जेक्ट, जी तो जी सर। हाइब्रिड की तरफ अगर इसमें कोई हाइब्रिड का कोई वो है कि कोई हाइब्रिड हो ताकि वो बम्पर क्रॉप दे सके, जी जी ताकि डॉक्टर कम साहब। एरिया से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके, नंबर 1। जी 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 थैंक यू। और एक ये भी चीज ये भी देखने की पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये है कि इसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट की जो मार्केट में आ रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आमतौर पे ये भी एक चीज है कि जी इसको केमिकली ट्रीट किया जाता है ताकि इसके साइज जो है ना ये फूल जाए। जी जी उसको अगर आप कट करते हैं तो वो ब्लूइश होता है अंदर से, जी जी और वो केमिकल ये अप्लाई करते हैं जो कार्सोजेनिक है, जो हेल्थ के लिए जो है ना काफी हेजर्डस है। तो ये 2-3 चीजें अगर आप देख लें ताकि ये भला हो फार्मर्स का भी, और अगर इसकी प्रोडक्शन हम बढ़ा सकें। जी जी बहुत शुक्रिया।
जी थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने इस पे इनपुट दी है। इसमें सबसे सर जो मैंने वो 4 फैक्टर्स बताए थे ना, उसमें जो आइडियल रेनफॉल है वो है 2500 मिलीमीटर से 3000 मिलीमीटर। कि अगर इसको ओपन कंडीशंस में कहीं ग्रो होना है, लाइक ये अगर हम कहते हैं ना इंडिया अगर टॉप प्रोड्यूसर है इसमें जिंजर में, तो वो इसलिए है कि उसका जो इंडिया का साउथ रीजन है, स्पेशली तमिलनाडु का एरिया, केरला स्टेट उनकी जो है, वहाँ 3000 से ऊपर उनकी रेनफॉल है एनुअल एवरेज। और वहाँ इसको कोई टनल की जरूरत नहीं है, कोई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की नहीं जरूरत, थोड़ा बहुत तो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा लेते हैं कि अगर कोई ड्राई वीक आ जाए तो वो उसमें एक आध दफा वो स्प्रिंकलर चला देते हैं। तो इसके साथ साथ वहाँ की जो हाई रेनफॉल होने की वजह से सॉइल भी उनकी बड़ी स्लाइटली एसिडिक होती है, जिससे वो उनको ये सारे आइडियल कंडीशंस मिल जाती हैं। इसी तरह थाईलैंड की बात करें तो उनका पैचागोन के एरिया, चाइना की बात करें तो उनका जो शैंडोंग का एरिया है। अब पाकिस्तान में इतना आइडियल एरिया कोई नहीं है जितनी हमारी अब तक की जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक। लेकिन अब जो हमने इसका ऑल्टरनेट निकाला है कि इसको टनल के अंदर कंट्रोल कंडीशन दे के सेमी आप कंट्रोल कर लें। कंट्रोल कंडीशन अगर फुली देंगे तो वो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम मार्केट को मीट नहीं कर सकेंगे। अब दूसरा सर जो आपकी इसमें सजेशन है कि इसकी हाइब्रिड प्रोडक्शन की तरफ जाएं, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप प्लान के अंदर है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्लावरिंग नहीं इसमें होती, ये स्टीराइल है। तो स्टीराइल होने की वजह से इस पे जब फ्लावर नहीं आता तो इसकी फिर क्रॉसिंग जो मैन जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू या कन्वेंशनल क्रॉसिंग है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस साल हमने इसको ऐसे किया है कि कलर कहार एक साइट है जहाँ पे इसकी फ्लावरिंग होती है। तो अब वहाँ पे हम इसके इंशाल्लाह इस साल बर्ड पोलिनेशन के थ्रू इसकी क्रॉसिंग पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। और रिपोर्ट से ये है कि इसमें पहली बात तो ये फ्लावरिंग नहीं आती, फ्लावरिंग आ जाए तो सीड डेवलप नहीं होता, पॉलिनेशन नहीं हो पाती, सीड इसका स्टीराइल है। और अगर सीड आप डेवलप भी कर लें तो उसको जर्मिनेट करना जो है ना एक अलग से एक वो बड़ी वो हार्ड वो इशू है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल इसको हम मद्देनजर रखे हुए हैं और हम इसकी क्रॉसेस भी बनाएंगे और हमने वो टेक्निक्स भी फाइंड आउट की हैं कि जिससे इसके सीड को हम जर्मिनेट भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये फ्यूचर हमारा ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसका पार्ट है। और दूसरा जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स के अंदर जेनेटिक चेंज लेके आने के जो तरीकेकार है सर, वो सारे हम अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें कॉल्चिसिन के थ्रू म्यूटेशन और टेट्राप्लाइडी इंजेक्शन इसके जीनोम को डबल करना, उस पर बिल्कुल हमारा काम हो रहा है और बड़े हमें हौसला अफजा रिजल्ट्स हैं। और जो आपने बात की है कि इसमें एज सच हाइब्रिड तो पॉसिबल नहीं है अब तक की जो फाइंडिंग ओवर अराउंड द ग्लोब उसके तहत। लेकिन इसमें ये है कि ये रिपोर्टेड है, ऑस्ट्रेलिया की एक एग्जांपल है कि उन्होंने इसको टेट्राप्लाइडी इसकी वैरायटी रिलीज की है जिसमें इसकी क्लाइमेटाइजेशन भी बेहतर हुई है और इसकी यील्ड भी बेहतर हुई है। वो इंशाल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं और माइट बी के नियर फ्यूचर हम टेट्राप्लाइडी इसमें इंड्यूस करके उस पर कोई वैरायटी रिलीज करें। और उसके साथ साथ हम इस पे म्यूटेशन ब्रीडिंग पे जाएंगे, कोई ऐसा हमें म्यूटेंट मिले जो हमारी इन्वायरमेंट के मुताबिक विदाउट एनी शेड और विदाउट एनी स्पेशल केयर वो ग्रो करे। तो ये है। और साथ साथ सोमा क्लोनल वेरिएशन टिश्यू कल्चर टेक्निक के तहत कि हम इसमें सोमा क्लोन ऐसे ढूंढ के उसकी आगे वो सिलेक्शन करेंगे। सारा हम प्रोसेस हमने शुरू कर दिया हुआ है सर। कन्वेंशनल सिलेक्शन जो पाथवे है उसके साथ साथ हम ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनको भी अडॉप्ट किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी ओवरऑल देखा जाए जो हमारा पोठवार का रीजन है सर, वहाँ पे हम जो इंडिया चाइना की जो अच्छी प्रोडक्शन है उसके कंपटीशन में है, यानी कि उसमें हम किसी तरह भी अभी जो बात है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की है कि हमारे यहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया चाइना के मुकाबले में ज़्यादा है, उसको हमने मिनिमम करना है। इस पे भी हमारे ट्रायल्स हो रहे हैं कि हमने इसकी जो पर यूनिट एरिया यील्ड बढ़ानी है और पर यूनिट एरिया इसकी कास्ट कम करनी है। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल के फ्यूचर में ये हमारी क्रॉप बनेगी इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब। Sorry सर for जवेद साहब कोई बात करना चाहें सर? जी खबर साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा डिटेल में इन्होंने रिप्लाई किया मेरे क्वेरीज हैं। इसमें ये पीएचडी के लिए अगर एक दो पॉइंट्स हैं खबर साहब, अगर आप काइंडली नोट कर लें। इसमें एक ये कि अगर हम वर्टिकल हॉर्टिकल्चर पे नहीं एग्रीकल्चर पे अगर उस पे अगर हम जाएं तो ये उस पे जा सकते हैं कि टनल फार्मिंग को हम प्रमोट कर लें। दूसरा ये कि आमिर साहब के लिए अगर ये भी है कि अगर हम उस पे
मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जाकर हम जीन ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरह करके काम अगर हम वो हो सकता है, ताकि हम उसमें हाइब्रिड या देने में जो है ये वाली इंटरवेंशन अगर कर सके तो इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ये देखा जा सकता है कि क्योंकि आरी में मैंने जब डॉक्टर आबिद साहब वहाँ डीजी थे और उसके बाद भी एक आध और डीजी साहिबान थे, मैंने काफी विजिट्स किए हैं आरी के। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बड़ा अच्छा है और काफी आप जो रिसर्च का जो इन्वायरमेंट है वो काफी कंडूसिव है। जी जी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप जो है ना काम नहीं कर सकेंगे या आपके पास जो है ना या उसके कंस्ट्रेंट्स होंगे फाइनेंशियली। तो ये एक रिक्वेस्ट है अगर आप कर लें। हाँ, ये अलबत्ता ठीक है जहाँ पे हमारे रिलेटिवली वो एरियाज हैं जहाँ पे हाई प्रेसिपिटेशन के एरियाज हैं, जैसे मरी आप ले लें, मानसेरा या जो हमारे नॉर्दर्न बाज एरियाज हैं या कश्मीर का इलाका है, जी जी, टीबी वगैरह हैं, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन काफी हाई है। तो अगर वहाँ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे देखा जाए कि इसकी प्रोडक्शन जो है अगर आप कर सकें, मतलब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, तो ये सजेशंस हैं मेरे। जी इंशाल्लाह सर, ये मैंने नोट डाउन कर ली हैं, इस पे हम बिल्कुल फोकस करेंगे और इंशाल्लाह आप अगली दफ़ा जब यूब सर्च विजिट करेंगे आपको कोई इसमें इंटरवेंशन नजर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सर, डॉक्टर बहुत साहब, शुक्रिया। थैंक यू आमिर साहब। क्योंकि आमिर साहब ने बहुत डिटेल में बात कर ली। अदील साहब बस 1 मिनट सर दीजिएगा, आपको मौका देते हैं। जो जेनेटिक जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो टाइम टेकिंग भी हैं और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा उसमें इस्तेमाल होता है। आई होप के इंशाल्लाह हम लोग एक दिन आएगा कि हम लोग उस तरह जेनेटिकली उसको बेहतर कर सकेंगे, जो कि हमारी जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह आमिर साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जेनेटिकली कोई ऐसी लाइन डेवलप कर ले जो हमारी लोकल एनवायरनमेंट जिसके अंदर ये प्रेसिपिटेशन के इशू हैं जो कुदरती हल कर सकती है, हम शायद नहीं हल कर सकते। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचुरली जो क्लासिकली अडॉप्टिव कोई किस्म की वैरायटी मिल जाए और वो इंशाल्लाह जिस तरह आरी इसके ऊपर बहुत बहुत लगन से आरी की सारी जो टीम है काम कर रही है, होप कि ये जल्दी इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी। इन द मीन टाइम जो है सर उसी को ही जिस तरह आमिर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि मंडी से किस तरह सिलेक्शन करनी है सीड की, जो अब अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे हमारे फार्मर्स अवेल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया। जब तक कि हम वो वैरायटी डेवलप नहीं कर लेते जो हमारी एनवायरनमेंट को सूट करती है, तब तक तो हम वो कम से कम करें जिससे हम खुद कफील अपने आप को कर सकें। अदील साहब आप कोई बात करना अगर चाह रहे हैं जी प्लीज आप करें। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी वालेकुम सलाम, जी आ रही है जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू सर। आपने बड़ी डिटेल डिस्कशन दी है, बहुत डिटेल आपने इसके अंदर सारी चीजें बताई हैं हमको। वी आर न्यू फार्मर, हम लोग बिल्कुल कराची से बिलोंग करते हैं और हम लोग आपको पता है यहाँ पे तो बिल्कुल फार्मिंग का कोई ऐसा सिचुएशन है नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें इंडक्ट आ रहे हैं, थोड़ा आ रहे हैं। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे सर कि इसी जो भी आपने ये जिंजर के हवाले से बताया, हम थोड़ा सा इसको वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन आपने बहुत डिटेल में हमें बता दिया और वी आर हाईली इंटरेस्टेड कि इसके अंदर हम काम कर सकें। सर जी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर कोई आप एक ऐसी कोई फैसिलिटी निकाल लें कि हमको कोई ट्रेनिंग की फैसिलिटी दे दें या कोई ऐसी चीज दे दें ताकि हम इसको हम सिंध में डेवलप कर सकें या कहीं ऐसी जगह डेवलप कर सकें। सिंध में सर देखें, सिंध में यहाँ पे हमारे पास केला डेवलप होता है और उसके अलावा यहाँ पे ना टनल फार्मिंग में भी 3-4 चीजें डेवलप हो रही हैं। तो उसके जो पपीते की कल्चर टिश्यू होता है वो भी अंदर ही पपीते का लगता है। तो उसी के लिए सर हमारे पास टनल फार्मिंग तो अवेलेबल है, तो हम टनल फार्मिंग में तो उसको अवेलेबल कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी आपसे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होगी कि हम इसको किस तरह लगा लें, क्या कर लें, बहुत सारी चीजें कर लें। तो सर उसके लिए कोई अगर आपके पास टाइम हो, हमें हम कोई ऐसा टाइम दे दें तो हम आपके पास आ जाएंगे, वहां पे आपसे ट्रेनिंग ले लेंगे 8 दिन 10 दिन 15 दिन जो आप देना चाहें सर। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की कोई चीज हमें बता दें ताकि हम इसको इंटरेस्टेड हो आपके साथ। जी अपना आदिल जिया साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ये रिसेंटली मैंने वैसे सिंध विजिट किया, कराची नहीं जा सका। ये टंडो अलाया, टंडो आदम और ये एरियाज ना, ये नवाब शाह हो गया, मीरपुर खास, ये एरियाज मैंने विजिट किए थे। ओवरऑल वेजिटेबल, ये कुनरी का एरिया चिलीज के हवाले से। अच्छा, जो आपने बात की है ना कि आपके यहाँ डेफिनेटली ये मैंने देखा है माशाल्लाह केले के बागात हैं और इतना ज़बरदस्त जो है ना वहाँ पे दरिया सिंध की जो का वाटर है वो ज़बरदस्त
क्रॉप्स हैं वहाँ पे। अच्छा, रिसेंटली ये आपके कराची से ही हैं नुशेरवा साहब, उनकी स्प्राउट्स बायोटेक लैब्स के नाम से उनका ये टिश्यू कल्चर का सेटअप है कराची के अंदर। वो बनाना के टिश्यू कल्चर प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमसे ये कोई 100 के करीब प्लांट्स मंगवाए और बनाना के अंदर इंटरक्रॉप करवाए। वो मैं देख के आया था और बड़े, हालांकि वो बहुत लेट लगे थे, लेकिन वो बनाना के अंदर बड़ी वो ज़बरदस्त कोई कॉम्बिनेशन इसका बन रहा था कि प्लांट की हेल्थ और जो सर्वाइवल थी, मतलब 61 प्लांट एक साइड पे लगे हुए थे, वो 61 के 61 सर्वाइव भी कर रहे थे और नेटिवलेस भी निकाल रहे थे। तो इस साल के एंड पे हम इसमें से कोई जो फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स, वो निकालेंगे कि बनाना के अंदर जिंजर को कैसे कल्टीवेट किया जाता है और इसकी सक्सेस लेवल क्या है और प्रोडक्शन लेवल क्या है। तो आप बेशक मेरा नंबर नोट कर लें और मैं आपसे नौशेरवां साहब का नंबर भी शेयर कर दूंगा। वो हमारे साथ ऑलरेडी इन टच हैं इस वाले से। और बनाना के अंदर आप इंटरक्रॉप करें, इसमें हम हर तरह से आपको गाइड करेंगे। एक तो हमारा ट्रेनिंग की आपने बात की, ट्रेनिंग हमारा रेगुलर जो फरवरी मार्च के अंदर हम पूरा 1 डे ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, जिसके अंदर ये प्रेजेंटेशंस होती हैं इसकी डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर, पैथोलॉजी के ऊपर। और उसके बाद फिर हम फील्ड के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, सारे स्टेप्स करके दिखाते हैं कि इसको सैंड में आपने कैसे फुटाना है, इसकी सीड ट्रीटमेंट कैसे करनी है, आपने इसको छोटे पीसेस में कैसे बनाना है, फिर आगे इसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। वो सारे स्टेप हम जो ज़रूरी होते हैं वो इसमें परफॉर्म करके दिखाते हैं। उसमें पार्टिसिपेंट पूरे पाकिस्तान से आते हैं और वो अच्छा हमारा सेशन होता है, उसमें आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। तो उसके साथ साथ मोस्ट वेलकम, आप जब भी आना चाहें, बस 1-2 दिन पहले कंफर्म कर लें कि हम किसी कोई ऐसी आउट ऑफ सिटी ना हो किसी मीटिंग के हवाले से, या तो आप आना चाहें आप आएँ, मोस्ट वेलकम। आप पूरा ट्रेन करेंगे। तो इस वक्त जो हमारे यहाँ क्रॉप की स्टेज है कि मार्च के अंदर हमने ट्रांसप्लांट की है और अभी क्रॉप की जो टेलरिंग है वो शुरू है। तो अभी आप ट्रायल देखना चाहें, मोस्ट वेलकम। अगर आप उसके बाद अक्टूबर में आना चाहें तो उस वक्त हमारी क्रॉप फुल ब्लूम की तरफ जा रही होती है, उस वक्त आना चाहें तब आ जाए। तो नंबर मैं बोल देता हूँ, 0300-240-4462। तो ये जाफर साहब के पास भी है, ये आपसे शेयर भी कर देंगे। तो अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं तो मोस्ट वेलकम। हम सोशल मीडिया पे भी खबर साहब फार्मर्स प्लीज को- प्लीज इनका नंबर हमें शेयर कर दीजिएगा, आपकी जो कम्युनिटीज इसके अंदर, प्लीज सर का नंबर शेयर कर दें ताकि हम कांटेक्ट में रहें। और सर नौशेरवान साहब का भी नंबर शेयर कर दीजिएगा, जी हम जरूर, यहाँ मैं से भी जरूर इनसे शेयर कांटेक्ट में हो जाएंगे। जी सो नाइस बिल्कुल ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी मेहरबानी। इंशाल्लाह फैसलाबाद चक्कर लगेगा, आपसे जरूर मुलाकात होगी सर। जी, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अदील साहब भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं और आमिर साहब भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं। तो अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हम लोग मेरा ख्याल एक दूसरे के साथ वहां से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने एक्चुअली सब लोगों को वो राइट्स नहीं दिए, क्योंकि लोग फिर सुबह सुबह फूल बेचना शुरू कर देते हैं, कॉफी जी बेचना बिल्कुल शुरू कर बिल्कुल। देते हैं। नहीं नहीं, वो बड़ा अच्छा इस- किया आपने, तो मैस इसलिए नहीं हम क्रिएट होता लोग ऐसे। सिर्फ उसमें ना जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के जितनी भी एक्टिविटीज होंगी या बाकी जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, वो हम लोग उसमें शेयर करते रहेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। किसी और साहब का कोई सवाल है तो पूछे जी, वरना हम कंक्लूड करें। जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी वाला जो ग्रुप है, उसके अंदर आमिर साहब का नंबर, अदील साहब हमने शेयर कर दिया। बाकी भी अगर किसी साहब को नंबर चाहिए हो, कांटेक्ट नंबर चाहिए हो, तो वो प्लीज ग्रुप में से ले ले। अगर किसी का कोई क्वेश्चन या सजेशन हो, क्योंकि उसके अंदर तो आप टाइप नहीं कर सकेंगे, तो हमें अलग से सेपरेटली मैसेज आप कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आप लोगों की सजेशन हो, कोई आइडिया हो, तो हमारे साथ आप व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के ऊपर हमारे सारे चैनल्स एक्टिव हैं, हमारे सारे पेजेस एक्टिव हैं, आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सवाल है तो पूछें, वरना हम कंक्लूड करेंगे। आई थिंक के सवाल कोई नहीं है। मैं आखिर में जी बस 1 मिनट लूंगा सबका। एक तो मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ आमिर लतीफ साहब का, कि उन्होंने, उनकी मसरूफियत बहुत ज्यादा होती हैं, उन्होंने हमारे लिए टाइम स्पेयर किया। बाकी सभी दोस्तों का मशहूर हूँ, उन्होंने भी आज अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। यकीनन आज का जो इवेंट लोगों ने अटेंड किया, आप लोगों के लिए फायदामंद साबित हुआ होगा। और चूंकि आज का जो सब्जेक्ट था वो यही था कि हम सीख सकें कि हमने जो जिंजर की बेहतर पैदावार जो है वो कैसे लेनी है।
दो बेसिक चीजें जो मुझे समझ आई हैं वो मैं शेयर कर देता हूं कि हमें सबसे पहले ये पता हो कि इसको उगाना कैसे है। उगाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट आमिर साहब ने बड़ी डिटेल में बता दी हैं। बहुत क्रिटिकल इसके मामलात हैं, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे होनी है और सारा मामला खराब हो जाना। तो सबसे पहले ये समझें, सीखें, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जिसको हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का नाम देते हैं, या जो बाकी जो एक्टिविटीज इसकी है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हैं, उसको अच्छी तरह समझने के बाद इस क्रॉप को अपने पास लगाएं। और ये बड़ी एक इकोनॉमिकली इसको क्या कहना चाहिए कि अच्छी क्रॉप है। अगर आप इसकी ग्रिप इसके ऊपर बेहतर हो जाती है, सॉइल आपके पास है, बाकी वसाइल आपके पास है, तो कोई ऐसी बहाम वाली बात नहीं है कि आप इससे प्रॉफिट नहीं ले सकते। अगर ये चीजें आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो यकीनन आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं और इससे अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। हम लोगों ने एक मैनुअल डेवलप किया था इसकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर, जिसमें हमने सीड से लेके इसकी क्रॉप के मुकम्मल बनने तक के सारे मराहल आमिर लतीफ साहब की गाइडेंस में हमने वो डेवलप किया था। उसमें आरी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उर्दू के अंदर वो है, वो मैंने चैट बॉक्स में शेयर भी कर दिया है। वो मैनुअल हमारे वेबसाइट पे भी है। उसके अंदर हमने सारी इसकी जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो कवर की हैं, ताकि आप लोग उसको पढ़ के गाइडेंस सीख कर सकें। वो आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। जो चीजें आमिर लतीफ साहब ने आज डिटेल में बताई हैं, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें उसके अंदर कवर्ड हैं। आमिर साहब हमारे रिसोर्स पर्सन है, हमेशा हमारे साथ हैं। आरी का प्लेटफॉर्म आपके पास है, PHDC का प्लेटफॉर्म आपके पास है। जब भी, जहां भी, जिस मरहले में भी आपको किसी किस्म की सपोर्ट गाइडेंस आपको चाहिए हो, बिला झिझक हमसे कांटेक्ट करें। हमारे टेलीफोन नंबर्स अवेलेबल हैं। और हमारे फिर एंड पे मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम जितनी हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसको फल और सब्जी हम लोग कहते हैं, उनके ऊपर रेगुलरली हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं। आप लोगों की गाइडेंस के लिए ये सारे के सारे इवेंट्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। तो प्लीज हमारे सोशल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जो हमारी फेसबुक है, जो ट्विटर पेज है, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। सबसे आखिर में बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़ नासिर जी, खुदा हाफिज़।